चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलिप्स चैप्टर। तो इलिप्स चैप्टर की मैंने आपको थियोरी ऑलरेडी सेंड कर दी है। बाकी थियोरी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, मतलब जो भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे मैं बताऊंगा आपको, स्टैंडर्ड इक्वेशन से लेकर प्रॉपर्टी से लेकर सारे पॉइंट, और हर टॉपिक पे अपन क्वेश्चन तो करने वाले हैं जैसा कि अपन ने पिछले चैप्टर में किया है। ठीक है भाई, स्टार्ट करें। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक डेफिनेशन से। तो आपको मैं इतना मैं मान के चल रहा हूँ कि इलिप्स की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो पता है। इलिप्स की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या सबको विजिबल अच्छे से भाई? ये विजिबल है भाई सबको? यस सर। ठीक है, तो देखो अब आपको इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन तो पता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को भी। तो ये जो अपने पास इलिप्स की स्टैंडर्ड एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसमें जो रिलेशन आता है अपने पास इलिप्स, जो ये इलिप्स है, इलिप्स में क्या होता है कि जो फोकस होंगे वो दो फोकस होंगे जिनको हम बोल रहे हैं फोका है। एक होगा ए ई कॉमा जीरो, एक माइनस ए ई कॉमा जीरो। बाकी इलिप्स बनने की जो कंडीशन है वो ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि अगर जो रेशियो है एसेंट्रिसिटी है, अगर ई लेस देन 1 है तो वो इलिप्स के लिए आएगा। जनरल इक्वेशन अगर लिखते हैं उसमें हम बोलते हैं कि जो एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है, और अगर जनरल इक्वेशन में कंपेयर करते हैं तो कंडीशन आती है एच स्क्वायर लेस देन ए बी। सबको क्लियर है ये? तो कि अगर ये कंडीशन है तो वो इलिप्स की इक्वेशन होती है। उन सबको कंसीडर करते हुए हमने एक पॉइंट पी माना इसके ऊपर एक्स कॉमा वाई, उसका फोकस होगा ए ई, और डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस है वही किसी भी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो ई के इक्वल करना है। उसको जब सॉल्व करेंगे, फोकस हमने ए ई कॉमा जीरो माना है, डायरेक्ट्रिक्स है एक्स बराबर ए बाई ई, इनसे अगर डिस्टेंस इक्वल करते हैं ई टाइम्स करके तो सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन आती है जिसमें कि बी स्क्वायर का टर्म एक्स्ट्रा आता है। तो बी स्क्वायर क्या मानते हैं बेसिकली, उसमें टर्म बनेगा ये वाला बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये टर्म बनता है। तो यहाँ से आपको रिलेशन मिल जाएगा ए बी और इसेंट्रिसिटी के अंदर। ई क्या है बेसिकली? इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। तो इलिप्स की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वो हमने निकाला है कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन से, जिसमें कि फोकस है ए ई कॉमा जीरो। तो दो फोकाई होते हैं क्योंकि सिमेट्रिक आता है कर्व, तो एक ए ई कॉमा जीरो, एक माइनस ए ई कॉमा जीरो। इलिप्स के लिए दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं, एक्स बराबर ए बाई ई और एक्स बराबर माइनस ए बाई ई। इसमें जो पॉइंट आ रहे हैं, जो इलिप्स बन रहा है, इसमें जिन पॉइंट पे कट कर रहा है, ये जो दो पॉइंट होते हैं इन्हें हम बोलते हैं ए और ए डैश। इन पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स, या ये हो जाएंगे वर्टाइसिस। तो जहां इलिप्स कट करेगा, ये जो जिस एक्सिस पर फोकस लाई करते हैं, जिस एक्सिस पे फोकस लाई कर रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे? मेजर एक्सिस। तो ये जो लाइन है ये अपना हो जाएगा मेजर एक्सिस, और जो इसके परपेंडिकुलर लाइन है ये हो जाएगा माइनर एक्सिस। ये क्लियर है सब लोगों को? इसमें कोई डाउट किसी को? तो इलिप्स की जो इक्वेशन है वो हमने डेफिनेशन से निकाला है। इसमें फोकस ए कॉमा जीरो माइनस ए कॉमा जीरो है, सेंटर इलिप्स का 0 कॉमा 0 है। अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन दी गई है, अगर सेंटर 0 0 ना होकर शिफ्टिंग कर देते हैं इसके अंदर, तो एक्स की जगह एक्स माइनस अल्फा आ जाएगा, वाई की जगह वाई माइनस बीटा आ जाएगा। तो वो शिफ्टिंग हो जाएगी अल्फा कॉमा बीटा पर, जैसे कि अपन ने पैराबोला वगैरह में भी किया है कि अपन पॉइंट को शिफ्ट कर देते हैं तो बाकी जो सारे पैरामीटर है वो भी शिफ्ट हो जाएंगे। कोई डाउट इसके अंदर किसी को इसमें? अरे भाई कोई डाउट है इसमें किसी को? ये सबको समझ में आ रहा है ना? मैं रिवीजन करवाए ना इन चीजों का भी, बेसिक का भी बता दूं ना मैं सबको एक बार, या आगे बढ़ सकते हैं? मैं एक बार ये सारी चीजें बता दूं, सारे पॉइंट बेसिक पॉइंट सबको। ये प्रूफ तो नहीं करवाना ना भी कैसे आया प्रॉपर तरीके से, प्रूफ तो करने की जरूरत नहीं है ना आपको। अगर मैं आपको बता दूं कि इलिप्स में दो फोकाई होंगे, इलिप्स की जो इक्वेशन आएगी डेफिनेशन से ये आएगी, ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएंगे, ये जो पॉइंट है ये माइनर एक्सिस के अपने एंड पॉइंट हो गए। ये इतना सफिशिएंट है रिवीजन में, या पूरा प्रूफ बताना है सब चीजों का? सफिशिएंट है सर। हाँ बेटा, सफिशिएंट है, ओके ठीक है। तो देखो ये जो अपने पास दो फोकाई होगा इसके अंदर, इसेंट्रिसिटी इलिप्स के लिए अपन ई लेस देन 1 लेते हैं। इसेंट्रिसिटी का जो रिलेशन आता है यहाँ से फॉर्मूला आता है ई इक्वल टू, जब सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। जहाँ पे कि देखो यहाँ पे क्या रहेगा, ए ग्रेटर देन बी है। अगर x के अपॉन का टर्म y के अपॉन के टर्म से बड़ा है तो मेजर एक्सिस होगी x के अलोंग, मेजर एक्सिस होगी x के अलोंग, ये हो जाएगी माइनर एक्सिस। जो परपेंडिकुलर लाइन है उसे वो क्या हो जाएगी अपनी माइनर एक्सिस हो जाएगी y के अलोंग, ठीक है। और जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज सेंटर। तो अगर a बड़ा है तो फॉर्मूले में आएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अगर अपना एलिप्स वर्टिकल हो जाता है, अगर एलिप्स वर्टिकल हो जाता है तो y के अपॉन का टर्म b की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी a की वैल्यू से।
तो उस केस में जो फॉर्मूला है उसमें ए और बी क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। इस तरीके से हम याद रखते हैं, जो अपन आगे देखेंगे पैरामीटर्स में। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो ये हो गई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x बराबर a बाई ई और x बराबर माइनस a बाई ई, ये दो इक्वेशन हो जाएंगे अपने पास। आगे बात करते हैं इसमें, ये पॉइंट हो जाएंगे वर्टाइसिस a, 0 और माइनस a, 0। वर्टाइसिस का मतलब होता है मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट। इलिप्स में जो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट आ रहे हैं a, 0 माइनस a, 0, उनको हम बोलेंगे वर्टाइसिस। क्लियर है मेरी बात? फिर इसमें डिफाइन किया है मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस की जो लेंथ है, जो लेंथ होती है वो 2a के बराबर हो जाएगी। a से लेकर a डैश तक की जो पार्ट आएगा दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। सबको समझ में आ रहा है? यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो हो जाएगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। इसके बाद आपको दिया है माइनर एक्सिस। तो जो उसके परपेंडिकुलर लाइन है, तो माइनर एक्सिस की लेंथ क्या हो जाएगी, जहां पे एलिप्स कट कर रहा है वाई एक्सिस को, तो जो दो पॉइंट आ रहे हैं बी और बी डैश, 0, b और 0, माइनस b, उनके बीच में डिस्टेंस आएगा तो वो 2b आएगा। तो 2b क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। तो दो टाइप से प्रिंसिपल एक्सिस होंगी, एक होगी मेजर एक्सिस और एक होगी माइनर एक्सिस। क्लियर है क्या सबको? मैं जस्ट टर्म डिफाइन कर रहा हूँ सारे के सारे इसके अंदर, ताकि बेसिक थ्योरी क्लियर हो। तो फिर अपन क्वेश्चन पे मूव करेंगे, और क्वेश्चन मैक्सिमम चीजें अपन क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करने वाले हैं। जस्ट एक बार थोड़ा उसको रिवाइज कर रहे हैं, ये सारे कंसेप्ट आपको एक बार पता हो। सेंटर क्या रहेगा? सेंटर का मतलब होता है कि जो इसमें कि ओरिजिन सेंटर था, सेंटर का मीनिंग है कि कोई भी सर्किल, कोई भी एलिप्स की ऐसी कॉर्ड जो कि जिसको कि वो पॉइंट इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो उस पॉइंट को सेंटर बोलते हैं। मतलब अगर एलिप्स में कोई भी लाइन कॉर्ड पास करेगी तो वो उसको हमेशा इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ओरिजिन क्या हो जाएगा, उसका सेंटर हो जाएगा। डायमीटर का मतलब क्या है कि सेंटर से जो पास करने वाली कोई भी कॉर्ड होगी दैट इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द एलिप्स। अगला टर्म है फोकल कॉर्ड। ये तो एज यूजुअल क्लियर है आपको। फोकल कॉर्ड का मतलब है कि फोकस से पास होने वाली लाइन। डबल ऑर्डिनेट, ये भी हमने पैराबोला में देखा। डबल ऑर्डिनेट का मतलब है कि ऐसी लाइन जो कि मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ऐसी कॉर्ड बेसिकली जो एलिप्स को दो पॉइंट पे कट कर रही है और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो उसको हम बोलेंगे डबल ऑर्डिनेट। फिर आता है लेटस रेक्टम, ये भी हमने डिफाइन किया हुआ है। लेटस रेक्टम का मतलब क्या होगा कि भाई आपको क्या बोलेंगे कि जो ऐसी डबल ऑर्डिनेट जो कि फोकस से पास कर रही है। तो एलिप्स के केस में अगर अपन बात करें तो एलिप्स के केस में दो लेटस रेक्टम पॉसिबल है। अगर ये अपना स्टैंडर्ड एलिप्स है, सबको दिखाई दे रहा है, तो इसमें ये फोकस है एस और एस डैश, तो इससे ये कॉर्ड पास होगी जो कि परपेंडिकुलर होगी एक्सिस के, पी और पी डैश। इससे कॉर्ड पास होगी जो परपेंडिकुलर क्यू और क्यू डैश। तो दो लेटस रेक्टम पॉसिबल है, तो इनकी जो लेंथ आएगी वो इक्वल आएगी। तो अगर हम देखें कि ये जो पॉइंट आएगा ये ए कॉमा 0 पॉइंट है, तो ये पॉइंट अगर इसको हम अल्फा डिस्टेंस मान लेते हैं तो ए कॉमा अल्फा पॉइंट मान सकते हैं। ए कॉमा अल्फा पॉइंट मान सकते हैं, पी पॉइंट जो कि लेटस रेक्टम का वन ऑफ द एंड पॉइंट्स है। अगर इसको हम इलिप्स की इक्वेशन पर लाई कराएं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 पर इसको लाई कराते हैं और सॉल्व करते हैं, तो अल्फा की वैल्यू आती है बी स्क्वायर बाई ए। अल्फा की वैल्यू आती है बी स्क्वायर बाई ए। तो ये बी स्क्वायर बाई ए, ये बी स्क्वायर बाई ए, टोटल लेंथ हो जाएगी 2b स्क्वायर बाई ए। आई होप सबको ये फॉर्मूला क्लियर है एकदम अच्छे से। बाकी इसके अलावा ए बी और इसेंट्रिसिटी में रिलेशन क्लियर होना चाहिए। वो रिलेशन अपन काम में लेते ही लेते हैं जहां पर भी कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा आपको कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे कि कुछ जो भी डिस्टेंस वाले रिलेशन है ना वो याद रखना है। मैंने एलिप्स को कितना भी टिल्ट कर दिया, एलिप्स को मैंने कितना भी शिफ्ट कर दिया, जो भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, जो भी लेंथ है वो सेम रहेगा। जैसे कि मैंने बोला कि भाई दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस, तो एक ए कॉमा 0 एक माइनस ए कॉमा 0 है, तो फोकस के बीच का डिस्टेंस 2AE आएगा। तो एलिप्स को उठा के कहीं पे भी रख दो, उनके बीच का डिस्टेंस 2AE के बराबर रहेगा। जहां पर ए क्या है, 2A क्या है, 2A है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ई क्या है एसेंट्रिसिटी। भाई लेंथ भी फिक्स रहेगा मेजर एक्सिस का, एसेंट्रिसिटी भी फिक्स रहेगा। तो 2AE लेंथ को अपन कहीं पे भी काम में ले सकते हैं अगर वो अपन को डिस्टेंस बिटवीन फोकस दिया हुआ है। तो ऐसे और भी जो टर्म्स हैं, जैसे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, वो तो हमेशा फिक्स रहेगा 2A। जो भी लेंथ वाले पोर्शन है वो किसी भी टाइप के एलिप्स में फिक्स रहेंगे, उनको अपन यूज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं थ्योरी में थोड़े पॉइंट और। इसमें देखो क्या दिया है आपको, द सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेज ऑफ एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स इज इक्वल टू द मेजर एक्सिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ये प्रॉपर्टी में कई जगह काम में लेने वाले हैं। मतलब अगर आपको बोला जाता है, मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर कोई पॉइंट P एलिप्स के ऊपर है
उसका दोनों फोकस से अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो इन दोनों का जो सम आएगा वो हमेशा 2a के इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। कैसे आएगा? अगर इसके यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स है x बराबर a बाई ई, अपन प्रूफ कर रहे हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए ये प्रॉपर्टी वैलिड है किसी भी टाइप के लिए। और यहाँ पे मैंने लिखा x बराबर माइनस का a बाई ई, ये वाली डायरेक्ट्रिक्स लिखी। तो देखो p पॉइंट का दोनों फोकस से डिस्टेंस, तो जब भी आपको फोकल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला जाएगा आप डायरेक्टली डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे। जब भी आपको फोकल डिस्टेंस फाइंड करना है तो आप बोलेंगे कि ये डिस्टेंस जो होगा वो इसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स से e टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि हमको रिलेशन पता है SP बराबर e टाइम्स PM। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? तो मैं बोल सकता हूँ जो फोकल डिस्टेंस होगा, कभी भी फोकल डिस्टेंस निकालना है तो किसी भी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस, क्योंकि दिस अपॉन PM SP किसी डेफिनेशन है कॉनिक की, किसी भी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस अपॉन उस पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, इनका रेशियो हमेशा e के इक्वल होगा। अरे भाई बोलो क्लियर है सब लोगों को? तो अगर ये है तो अरे भाई सबको रेस्पॉन्स करना है क्लास के अंदर। तो अगर ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस आ रही है वो e टाइम्स PM के इक्वल है तो आप बोलेंगे SP बराबर e टाइम्स PM, क्योंकि ये निकालना आसान काम है, क्योंकि ये है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालना अपने लिए आसान काम है। तो अगर ये PM डिस्टेंस निकालें, लेट्स से P पॉइंट इज x1, y1, तो बताइए PM डिस्टेंस कितना आएगा? अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो इसका x कोऑर्डिनेट है a बाई ई, मतलब ये a बाई ई डिस्टेंस है। इसमें से अपन ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे, सॉरी ये वाला डिस्टेंस माइनस कर देंगे। ये कितना है? इसका x कोऑर्डिनेट x1 है, तो कितना आएगा भाई? a बाई ई माइनस x1 आएगा। क्या बोलो? a बाई ई में से अगर मैंने x1 माइनस कर दिया तो बीच का डिस्टेंस आ जाएगा, दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। क्लियर है क्या? और अगर अपन निकालते हैं s डैश p, ये वाला फोकल डिस्टेंस, तो ये जो फोकल डिस्टेंस आएगा वो e टाइम्स ऑफ दिस डिस्टेंस, तो e टाइम्स ऑफ ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि इसके फोकस से करस्पॉन्डिंग ये वाला डायरेक्ट्रिक्स है। तो जो फोकस यूज कर रहे हैं उसी के करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स आपको यूज करना है। तो e टाइम्स ये डिस्टेंस कितना आएगा? ये यहाँ से यहाँ तक का तो a बाई ई हो गया, और प्लस इसका x1, मतलब a बाई ई प्लस x1 आएगा। बोलिए क्लियर है? अगर हम इन दोनों को ऐड करें, अरे भाई सबको बोलना क्लियर है? SP प्लस S डैश P, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सब लोगों को? ठीक है, कोई डाउट लगे, कोई भी पॉइंट में समझ में नहीं आता है तो आप बिंदास होकर पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर इनको अपन ऐड करेंगे तो e टाइम्स, देखो ना ये आ रहा है e से ही कट जाएगा, a माइनस ई x1, a प्लस ई x1 शॉर्ट में लिख देंगे तो इनका सम 2a हो जाएगा, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो ये प्रॉपर्टी ये लिखी है, सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस ऑफ एनी पॉइंट। इस पॉइंट का दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम वो क्या है? कांस्टेंट है, और दैट इज इक्वल टू मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो इसकी ये डेफिनेशन बनती है कि अगर एक वेरिएबल पॉइंट का दो पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट आता है ना, और वो जो डिस्टेंस आ रही है 2a, दैट 2a मस्ट बी ग्रेटर देन SS डैश, मतलब जिन दो पॉइंट को अपन जिन दो पॉइंट डिस्टेंस ले रहे हैं वो जो सम दिया है वो सम उनके बीच की डिस्टेंस से बड़ा होना चाहिए, तो इसका लोकस क्या आएगा? एलिप्स आएगा। लोकस वाला क्वेश्चन भी बन सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है सब लोगों को एकदम? तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ध्यान रखने सभी लोग। क्लियर है? आगे बढ़े? क्लियर है भाई? फिर इसमें अगला पॉइंट आता है पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इलिप्स। तो वो तो सेम ही फंडा लगाना है, S1 नेगेटिव पॉइंट इलिप्स के अंदर होगा, S1 पॉजिटिव पॉइंट इलिप्स के बाहर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर अगला आता है ऑक्सिलरी सर्किल, और ऑक्सिलरी सर्किल की हेल्प से हम फाइंड करते हैं इलिप्स का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। जैसे अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन है x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1, तो ये अपने पास अगर इलिप्स दिया है तो अगर मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के जो सर्किल बनेगा दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्किल ऑफ इलिप्स। तो इसकी जो इक्वेशन आएगी आपके पास, अगर इसी को मैं डायमीटर माना है तो सेंटर आ जाएगा 0 0, रेडियस a हो जाएगी, तो जो ऑक्सिलरी सर्किल बनेगा अपने पास वो हो जाएगा x² प्लस y² इक्वल टू a²। इसमें कोई डाउट है क्या? इसके अलावा अगर आपको पैरामेट्रिक पॉइंट कभी भी इलिप्स के ऊपर मानना है तो देखो इलिप्स पे आपको कोई पॉइंट पे अज्यूम करना है, तो आप क्या करेंगे? पहले अपन इसका बनाएंगे ऑक्सिलरी सर्किल। इस पे मैंने पॉइंट सर्किल की इक्वेशन आ गई x² प्लस y² इक्वल टू a², तो ये पॉइंट आ जाएगा a cos थीटा कॉमा a sin थीटा। ये मैं सर्किल पे पॉइंट मान सकता हूँ पैरामेट्रिक फॉर्मेट में। तो बेसिकली जब अपन पॉइंट सर्किल पे मान रहे हैं तो जो इसमें थीटा एंगल यूज हो रहा है वो थीटा एंगल कौन सा होगा? जो उसको सर्किल के सेंटर ज्वाइन करेंगे
तो जो एंगल बनेगा वो अपना थीटा एंगल होगा। अपने को पॉइंट चाहिए करस्पॉन्डिंग एलिप्स पे, तो मैंने वर्टिकली डाउनवर्ड आऊंगा, करस्पॉन्डिंग पॉइंट दिख रहा है, पी और क्यू को हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। तो पी पॉइंट क्या हो जाएगा, पी में देखो एक्स तो सेम रहेगा और वाई की वैल्यू अपन ने अल्फा मान ली, क्योंकि अगर अपन वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहे हैं तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है। इसको अपन लाई कराएंगे एलिप्स के ऊपर। ये किस पे लाई करेगा, ये पॉइंट लाई करेगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 पे लाई कराएंगे। तो वहां से अपने पास अल्फा की जो वैल्यू आती है वो आती है बी साइन थीटा। तो अपने पास जो पॉइंट आया वो आया ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज कॉल्ड इसेंट्रिक एंगल। थीटा क्या है, इसेंट्रिक एंगल। तो जब भी अपन एलिप्स में कोई पॉइंट अज्यूम करेंगे पैरामेट्रिक में, दैट इज ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, तो ऐसा नहीं करना है कि भाई अगर अपन ने पी पॉइंट यहाँ माना है, इसमें अपन ने लिखा है ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, तो ये कोई आपसे पूछ ले कि ये थीटा एंगल है क्या, इसेंट्रिक एंगल कौन सा है, तो ऐसा नहीं है कि आपने इसको ज्वाइन कर दिया, ये लो सर जो एलिप्स में पॉइंट माना है ज्वाइन कर दिया तो जो एंगल बनेगा वो थीटा एंगल है, वो एंगल नहीं होगा। वो उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग सर्किल पे जब पॉइंट मान के ज्वाइन कराएंगे तो जो एंगल बनेगा उस एंगल को अपन यूज कर रहे हैं एज ए सेंट्रिक एंगल। मेरी बात क्लियर है क्या आप लोगों को, अच्छे से ये ध्यान रखना है, बोलिए क्लियर है सर। ठीक है। अगला आते हैं हम इसमें पैरामेट्रिक, जो मैंने आपको बताया पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन वो हो गया ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, वो मैंने आपको बता ही दिया पॉइंट, तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर अच्छे से। और वो अपन ने ऑक्सिलरी सर्किल पे पॉइंट मान के फिर प्रूफ किया है अपन ने। यहाँ पर थीटा क्या है, पैरामीटर है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रिक एंगल। फिर अपन कंसेप्ट देख रहे हैं लाइन एंड एलिप्स का। लाइन एंड एलिप्स का मतलब क्या है, जैसे अपन ने देखा था पोजीशन ऑफ ए लाइन विद रेस्पेक्ट टू पैराबोला, ऐसे ही हम बोल रहे हैं कि एक लाइन सर्किल इलिप्स पे कब टेंजेंट होगी कब सीकेंट होगी। तो उसके लिए कंडीशन की बात करें तो लाइन अज्यूम कर लिया y बराबर mx प्लस सी, इसको एलिप्स में पुट करेंगे और x में बनेगी क्वाड्रेटिक। अगर d पॉजिटिव आएगा, d पॉजिटिव आया इसका मतलब 2 रूट आएंगे तो कट करेगा, d इक्वल टू 0 टच करेगा। तो d को अपन जब डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 वगैरह करते हैं तो वहां से अपने पास y को मैंने पुट किया mx प्लस सी, x में कुछ क्वाड्रेटिक बनी और इसको जब मैंने सॉल्व किया तो वहां से मैंने कट फॉर टेंजेंसी बात कर रहा हूँ, फॉर टेंजेंसी, ये आपको याद रखनी पड़ेगी कंडीशन, क्योंकि स्टैंडर्ड एलिप्स के क्वेश्चन आएंगे। ये मान के चलिए कि 99% क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से डायरेक्टली आने वाले हैं। तो फॉर टेंजेंसी अपन बात करेंगे तो d को 0 किया, d को 0 करने पर जो कंडीशन आती है दैट इज सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से सी की 2 वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू इसलिए आ रही हैं क्योंकि फॉर द गिवन स्लोप 2 टेंजेंट्स पॉसिबल हैं डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर, जैसा कि सर्किल में भी होता है। सी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही बात है क्या, ये कंडीशन याद हो जानी चाहिए आप लोगों को, ये हर जगह काम में आएगी। एलिप्स अगर अपना क्या कहते हैं इसमें, एलिप्स अपना अगर वर्टिकल एलिप्स भी है, ये जो अपना एलिप्स माना है इसमें कोई मेंशन नहीं किया ना कि ए बी से बड़ा है कि बी ए से बड़ा है ना, कुछ मेंशन नहीं किया, दोनों केस के लिए बात हो रही है। क्योंकि एलिप्स की जो ए बी से बड़ा हो या छोटा हो तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना, ए तो ए की जगह रहेगा, बी बी की जगह रहेगा, तो कंडीशन में फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फॉर्मूले में फर्क पड़ता है। जैसे कि अगर एलिप्स को मैंने वर्टिकल कर दिया तो जो फोकस है वो वाई एक्सिस पे आएगा, तो फोकस बनता है 0, BE 0, -BE, सबको पता है। डायरेक्ट्रिक्स जो बनती है y बराबर प्लस माइनस b बाई ई, तो सारे उसमें ए और बी इंटरचेंज हो जाता है। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूले में ए और बी इंटरचेंज हो गया। लेटर सेक्टम की लेंथ पहले थी 2b स्क्वायर बाई ए, अब हो जाएगी 2a स्क्वायर बाई बी, इनमें चेंज होगा, बाकी इस वाली कंडीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। क्या ये कंडीशन आपको विजिबल है क्या, ये याद रखना है आपको अच्छे से। अरे भाई सबको विजिबल है, चलिए। तो ये इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है y इक्वल टू mx प्लस टेंजेंट है, जब c की वैल्यू ये आएगी, जहां पर भी कोई लाइन अगर इलिप्स पर टेंजेंट है तो लाइन को अपन y बराबर mx प्लस c के फॉर्मेट में लिख के कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को अप्लाई कर देंगे। इसके बाद आपको ये भी याद रखना है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इलिप्स पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं पैरामेट्रिक फॉर्मेट में, पहला पॉइंट क्या दिया है, हैविंग इसेंट्रिक एंगल अल्फा बीटा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसेंट्रिक एंगल अल्फा बीटा है, मतलब एक पॉइंट इलिप्स में माना है a cos अल्फा b sin अल्फा, और दूसरा पॉइंट माना है a cos बीटा और b sin बीटा। अगर अपन ने इस पे ये 2 पॉइंट माने हैं तो इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन की इक्वेशन, मतलब बेसिकली 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई करना है। तो आप 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई करेंगे और उसमें CND वाले फॉर्मूले यूज करोगे, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये फॉर्मूला आता है x बाई ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y बाई बी साइन
अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। अब देखो सर्किल के केस में भी जो कॉर्ड की क्वेश्चन थी वो यही आ रही थी, बस सर्किल में अगर आप बी की जगह ये कर दोगे ना, सीधी सी बात है। तो सर्किल होता है वो एलिप्स का स्पेशल केस है ना। अगर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, अगर आप बी स्क्वायर को ए स्क्वायर कर दोगे तो वो सर्किल का इक्वेशन बन जाएगा। तो अगर बी की जगह ए रख दोगे तो ए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो सर्किल के लिए कॉर्ड की इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं मेरी बात? तो ये एलिप्स के लिए कॉर्ड की इक्वेशन आ गई, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आफ्टर से इसी से 2 पॉइंट फॉर्म लगा के आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आया है, उसमें स्टेप लगेंगे तो वो उतना टाइम अपने पास एग्जाम में नहीं रहेगा। डायरेक्टली अपन कॉर्ड की इक्वेशन काम में ले सकते हैं, जहाँ पर कि अपन को सम ऑफ एंगल्स या डिफरेंस ऑफ एंगल्स दिया होगा, तो डायरेक्टली ये इक्वेशन काम में आ जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है सब लोगों को? अगला है टेंजेंट वाला कंसेप्ट। तो टेंजेंट का बेसिकली क्या रहेगा कि भाई जो अगर किसी पॉइंट पे अगर अपना एलिप्स है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसमें किसी भी पॉइंट x1 y1 पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, तो आप एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे x1, वाई स्क्वायर को y1, जैसा कि अपन ने बाकी चैप्टर में किया है। अगर किसी पॉइंट जो कि कर्व के ऊपर है उस पर लिखना है टेंजेंट, तो ये अपना इक्वेशन हो जाएगा। और अगर अपन बात करें स्लोप फॉर्म में, तो स्लोप फॉर्म में तो अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं y बराबर mx प्लस सी, जिसमें कि m गिवन है, तो c की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही क्या हो जाएगा, इसका स्लोप फॉर्म में टेंजेंट हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तीसरा पैरामेट्रिक फॉर्मेट में, पैरामेट्रिक फॉर्मेट में क्या करेंगे कि x1 y1 जो पॉइंट यहाँ पे यूज हो रहा है x1 y1, इस x1 y1 की जगह पैरामेट्रिक पॉइंट काम में ले लेंगे a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। तो x1 की जगह डाल देंगे a cos थीटा, y1 की जगह b sin थीटा, तो ये आ जाएगा x cos थीटा बाई a, y sin थीटा बाई b बराबर 1। ये एलिप्स के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट हो जाएगी। क्लियर है क्या मेरी बात? अरे भाई साथ में यस करना है, अगर समझ में आ रहा है तो। कोई डाउट है इसमें किसी को भी? ये दोनों पॉइंट, ये पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ज्यादा काम में आ रहा है, वो पॉइंट मैं बता रहा हूँ। बाकी पॉइंट आप खुद से घर पे भी इसको रीड कर सकते हैं, आपको थियोरी की शीट मैंने ऑलरेडी दी हुई है। फिर बात कर लेते नॉर्मल तक, हम देख लेते हैं। नॉर्मल की जो इक्वेशन आती है, अगर किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है तो क्या करेंगे, उस पॉइंट पर स्लोप लिख लो और 1 पॉइंट फॉर्म लगा दो। पॉइंट है x1 y1, टेंजेंट की हेल्प से नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। अरे हाँ ना यार, टेंजेंट की हेल्प से नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा, और स्लोप पता है और ये पॉइंट पता है, तो 1 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे, तो वहां से अपने पास ये वाली कंडीशन आती है, ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन आती है पॉइंट फॉर्म में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट फॉर्म में जो नॉर्मल की इक्वेशन है वो कई जगह पे काम में आती है डायरेक्टली। और इसी का अगर पैरामेट्रिक फॉर्म देखें तो x1 y1 की जगह रिप्लेस कर दे a cos थीटा b sin थीटा, तो नॉर्मल की इक्वेशन में बन जाएगा a कटेगा, तो ax बाय cos थीटा प्लस b भी कटेगा, तो b बाय sin थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। वो अपने पास आ जाएगा नॉर्मल इक्वेशन में, ये वाला इक्वेशन ax बाय cos थीटा माइनस b बाय sin थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आई होप सबको क्लियर अच्छे से एकदम ये। और ये है स्लो फॉर्म में। स्लो फॉर्म में आपको नॉर्मल की जो इक्वेशन है वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लिखा हुआ है। स्लो फॉर्म में भी अपन फाइंड कर सकते हैं, बट वो कहीं काम में नहीं आएगा। अपने जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो केवल पॉइंट फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म से सिंप्लीफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल का इक्वेशन। अब हम बात करते हैं इसमें डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन। तो डायरेक्टर सर्किल जो है, डायरेक्टर सर्किल की इक्वेशन क्या आएगी इलिप्स के लिए? देखो सर्किल में क्या आ रही थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, मतलब जो रेडियस थी वो √2 टाइम्स बढ़ जा रही थी, सेंटर सेम था। तो इसमें क्या आएगा, डायरेक्टर सर्किल के लिए का मतलब क्या है वो तो पता ही है आपको, कि किसी भी पॉइंट से अगर अपन 2 टेंजेंट बना रहे हैं तो वो क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उसका जो लोकस आएगा परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्किल। पैराबोला में वो डायरेक्टर सर्किल क्या आया था, पैराबोला में डायरेक्टर सर्किल की इक्वेशन क्या थी, वो डायरेक्ट्रिक्स थी। डायरेक्ट्रिक्स जो होती है उसी को अपन पैराबोला में क्या बोल रहे थे, डायरेक्टर सर्किल, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स पर आप किसी भी पॉइंट से टेंजेंट बनाओगे तो वो 90 पर आ रही थी। क्लियर है कि नहीं मेरी बात? तो सर्किल इलिप्स में क्या होगा, इलिप्स में वो लाइन नहीं आएगा। इलिप्स में भी अपन सेम फंडा लगाएंगे। ये अपन प्रूफ कैसे करते हैं आपको पता है कि नहीं है? अगर अपन बोले डायरेक्टर सर्किल की इक्वेशन ये आती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अपने पास डायरेक्टर सर्किल की इक्वेशन आती है। इसको देख के अपन बोल सकते हैं कि जो इलिप्स का सेंटर रहेगा वही डायरेक्टर सर्किल का सेंटर रहेगा, और जो यहाँ पे रेडियस आएगी वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगी।
आता कैसे है उसको मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि अगर अपन किसी भी पॉइंट से दो टेंजेंट बनाएंगे, वो 90 है, ये पॉइंट h कॉमा के है, हमें इसका लोकस चाहिए, तो आप सिंपल सा स्लो फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन अज्यूम करोगे। स्लो फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, y बराबर mx प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको h कॉमा के से पास कराओगे तो y की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह h माइनस कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगी, m में क्वाड्रेटिक बनेगी। हमको h और k में रिलेशन चाहिए लोकस निकालने के लिए, m में क्वाड्रेटिक बनेगी, उसके जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसमें अपन लगा देंगे m1 m2 इक्वल टू -1, दो रूट आएंगे, उनके रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो हो जाएगा अपना -1, वहां से आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। आई होप सबको क्लियर है, अच्छे से प्रूव कर सकते हैं खुद से, ठीक है भाई। हाँ सर। चलिए अब इतने पार्ट पे हम थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं पहले प्रैक्टिस, और इसमें कोई थियोरी का पॉइंट लगेगा तो मैं आपको अलग से नोट्स में एक्सप्लेन कर दूंगा प्रॉपर प्रूफ करके भी, और टेंजेंट्स की जो प्रॉपर्टीज वगैरह है वो भी हम देखेंगे लास्ट में। चलिए क्वेश्चन करते हैं कुछ। हाँ बेटा। सर एसेंट्रिक एंगल्स एक बार वापस समझा दीजिए। हाँ बेटा, एसेंट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। देखो एसेंट्रिक एंगल का बेटा मतलब है कि अगर मैंने बोला कि ये आपको एलिप्स दिया हुआ है, ये अगर आपको एलिप्स दिया हुआ है स्टैंडर्ड कोई भी एलिप्स, तो इसका जो ये जो पॉइंट आ रहे हैं ए पॉइंट और ए डैश पॉइंट, ये पॉइंट है a,0, ये पॉइंट है अपना -a,0। अगर मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के सर्किल बनाया जाएगा, मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के सर्किल बनाया जाएगा, उसे हम बोल रहे हैं ऑक्सिलरी सर्किल। ये तो क्लियर है। अगर मैंने बोला कि किसी भी इलिप्स पे कोई पॉइंट मैंने अज्यूम किया P पॉइंट A cos थीटा B sin थीटा, ठीक है, तो इसमें डाउट आ रहा है कि थीटा कौन सा एंगल है, दैट इज एसेंट्रिक एंगल, अपना नाम दिया है। तो अपन ने बोला कि जो P पॉइंट है उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट वर्टिकली पॉइंट अज्यूम कर लीजिए Q पॉइंट सर्किल के ऊपर, जो पॉइंट P है उसी के करस्पॉन्डिंग पॉइंट, तो उसको ज्वाइन करने पे जो एंगल बनेगा ना, दैट इज थीटा एंगल, दिस इज कॉल्ड एसेंट्रिक एंगल। क्लियर है? हाँ सर। क्यों? क्योंकि अपन ने ये पॉइंट कैसा है, अपन ने इस पॉइंट को मानने के बाद ये पॉइंट निकाला है, और सर्किल में तो जो थीटा एंगल होता है वो वही होता है जो सेंटर से ज्वाइन करते हैं, तो जो एंगल मूव करता है ना बेसिकली वो तो वही एंगल होता है सर्किल में, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर है मेरी बात? हाँ सर। चलिए क्वेश्चन कर रहे हैं प्रैक्टिस इस पे अपन लोग। तो पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ कि जो अगर आपको एक सिंपल एलिप्स का इक्वेशन दिया गया है तो उसके सारे के सारे पैरामीटर कैसे फाइंड करने हैं, फोकस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, लेटर सेक्टम की लेंथ क्या है, लेटर सेक्टम के पॉइंट्स क्या है, सारी चीजें निकालने आनी चाहिए, इसमें किसी में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। तो वो अपन देख लेते हैं क्वेश्चन में ट्राई करके, कोई डाउट लगे तो आप पूछ लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, सब लोग ट्राई करेंगे। आपको जो दिया है इसमें, फाइंड द मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, फोका है, वट है, सब कुछ फाइंड करना है। आपको एलिप्स की क्वेश्चन ये दी गई है, तो सबसे पहला काम है कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखिए, x² इस टाइप से। तो अगर आपने इसको लिखा तो x² के अपॉन में आया 1/3, और y² के नहीं 1/3 नहीं आएगा, सॉरी, इसमें क्या आएगा 6 से अपन डिवाइड करना है, क्योंकि इक्वल टू में क्या बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए। इक्वल टू 1 अभी नहीं बन रहा है, तो पहले अपन क्या करेंगे, 1 बनाने के लिए 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 से कटेगा 2 टाइम्स, y² के अपॉन में क्या आएगा 3 इक्वल टू 1। अब आप ये देखो कि ये a² है, a² की वैल्यू 2 है, b² की वैल्यू 3 है, तो y के अपॉन का कोफिशिएंट बड़ा है, इसका मतलब जो मेजर एक्सिस होगी वो किसके अलोंग होगी, y एक्सिस के अलोंग होगी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जो मेजर एक्सिस होगी वो y एक्सिस के अलोंग होगी। अगर b की वैल्यू ज्यादा है a की वैल्यू से तो एलिप्स वर्टिकल होगा। तो इस बार जो फोकस वगैरह होंगे वो y एक्सिस पर होंगे, 0,BE, 0,-BE। वर्टेक्स जो होगा 0,B, 0,-B, इस टाइप से। डायरेक्ट्रिक्स जो होगी वो y बराबर B/E और y बराबर -B/E। माइनर एक्सिस के जो एंड पॉइंट आएंगे वो a,0 और -a,0, वो हो जाएंगे माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट। मेरी बात क्लियर है कि नहीं है? तो क्या इसके आप सारे पैरामीटर फाइंड कर सकते हो जो अपने पास फॉर्मूलेज हैं, उसमें a और b को इंटरचेंज करना है बेसिकली। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें सिंपल सा तरीका है कि सबसे पहले आप फाइंड करेंगे सेंट्रिसिटी, क्योंकि सेंट्रिसिटी की हेल्प से ही अपन बाकी पैरामीटर निकालने वाले हैं। तो आप क्या लिखोगे, E बराबर अंडर रूट 1 माइनस, फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा,
बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बताओ? ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ए और बी जो अपना जो स्टैंडर्ड इलिप्स के फॉर्मूला है उसमें इंटरचेंज करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ चेंज करना पड़ेगा? इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला में चेंज होगा, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ में ए और बी इंटरचेंज होगा, ठीक है। और जो फोकस वगैरह है वो सब वाई एक्सिस पे आ जाएंगे और ए की जगह बी आ जाएगा। अरे कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? 1 माइनस 2/3 तो ई की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। चलिए ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी आ गया 1/√3। तो अब तो सारे काम हो ही जाएंगे ना। अब तो बता दिए मैंने क्या क्या चीज जाएंगी। अपन बात करते हैं फोका है। फोका हो जाएगा 0, प्लस माइनस बी ई। व्हाट इज बी? बी है √3 और ई की वैल्यू 1/√3, कैंसिल आउट, तो आ जाएगा 0, प्लस माइनस 1। ये अपना आ गया फोका है। वर्टाइसिस क्लियरली आपको दिख रहा है कि वर्टाइसिस क्या आएंगे? 0, बी, 0, माइनस बी। बी अपने पास है तो 0, प्लस माइनस √3। इसेंट्रिसिटी अपन निकाल चुके हैं ऑलरेडी। लेंथ ऑफ मेजर और माइनर एक्सिस, अगर अपन बात करें मेजर और माइनर एक्सिस की, तो मेजर एक्सिस की लेंथ 2b के इक्वल होगी इस बार। 2b जो होगा दैट इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो कितना हो जाएगा भाई? 2√3। और जो माइनर एक्सिस होगा, माइनर एक्सिस जो होगा वो हो जाएगा 2a, दैट इज 2a मतलब 2√2। क्लियर है मेरी बात सबको? तो इस अगर अपन बात करें इसमें लेटेस्ट रेक्टम, अपन इसमें लिखा नहीं है बट अपन फाइंड कर लेते हैं। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ LLR, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। वो क्या फॉर्मूला लगेगा इस बार? 2a, क्या फॉर्मूला लगेगा? 2a स्क्वायर बाई बी लगेगा। ए और बी इंटरचेंज होगा। अरे समझ में आ रहा है सब लोगों को? तो 2 इंटू ए स्क्वायर बाई बी, व्हाट इज ए स्क्वायर? 2 अपॉन बी की वैल्यू √3। तो आंसर आ जाएगा 4/√3 लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अगर कोई आपसे पूछता है लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट बताइए, तो लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं ना अपन, क्योंकि ये अगर यही तो होगी लेटेस्ट रेक्टम जो फोकस से जाएगी। तो इसमें अपन बोलेंगे भाई वाई कोऑर्डिनेट तो फिक्स ही है, ये लेंथ जो होगी वाई कोऑर्डिनेट तो फिक्स है, ये लेंथ हो जाएगी ए स्क्वायर बाई बी। तो ए स्क्वायर बाई बी कॉमा बी, वो पहला पॉइंट। इधर वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? माइनस ए स्क्वायर बाई बी कॉमा बी। ऐसे चारों पॉइंट निकल जाएंगे ना अपने पास सिमेट्रिकली। तो अपन लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट भी निकाल सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकता है। क्लियर है क्या? क्या सबको क्लियर है भैया? यस सर। चलिए, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? अगले क्वेश्चन पे आ जाऊँ? यस। अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे सभी लोग। इसमें आपको दिया है इफ द एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस जॉइनिंग फोकाई एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स इज 90 डिग्री। मतलब ये मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो जेई मेन में इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं सिर्फ उनको काम में लेना है आपको और ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो अपन क्या बोल रहे हैं देखो इसके अंदर अपन बोल रहे हैं भाई कि इलिप्स जो दिया है, ट्राई करेंगे भाई सब एक बार, थोड़ा सा सभी लोग ट्राई करेंगे, थोड़ा सा टाइम दे आपको। हाँ भाई, ट्राई करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। आप लोगों का इंटेंट लिखना चाहिए भाई थोड़ा सा, ठीक है ना? कि भाई हाँ सर हम भी ट्राई करेंगे, हम भी कुछ बताएंगे। इस टाइप का इंटेंट लेके आना पड़ेगा, खुद से भी क्वेश्चन को ट्राई करना है। जब तक खुद से नहीं करेंगे तो वो मजा नहीं आएगा आपको, क्योंकि जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे तो गलती समझ में नहीं आएगी ना। दूसरों का सॉल्यूशन तो इजीली समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या खुद से करने में वो स्टेप्स क्लिक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, गलतियाँ क्या हो रही हैं, क्या फॉर्मूला क्या होता है कि जब हम पूरा ऐसे बैठ के बस देखते रहते हैं, आपसे बैठ कर देख रहे हो, कुछ नहीं लिख रहे हो, सॉल्व करने का ट्राई तक नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी, तो क्या आपको देख रहे हैं तो आपको देखने में फीलिंग, मैथ्स में फीलिंग नहीं आएगा, क्योंकि आपने तो मेरे को सॉल्व करते हुए देख रहे हो। स्टेप मैं सोच रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, तो सब तो मेरे को पता ही है, मेरी प्रैक्टिस हो रही है। बट आपको भी तो लिखना पड़ेगा, कि जब खुद लिखोगे तो सोचना पड़ेगा क्या स्टेप लिखें, क्या फॉर्मूला लिखें, क्योंकि मैं तो फटाफट से फॉर्मूला लिख देता हूँ। आपको पहले सोचना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, तो उन सब में टाइम जाता है। तो जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो फ्लो नहीं बनेगा आपका, वो स्पीड नहीं बनेगी। जितना स्पीड से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ फटाफट से, उतना स्पीड से नहीं बन पाएंगे अनलेस आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो जितने भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आप खुद से भी इसको अच्छे से अटेम्प्ट करिए एक बार, ठीक है? भले ही कम टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, जितना भी टाइम मिल रहा है कुछ तो ट्राई करिए, कुछ तो लिखना स्टार्ट करिए, वो अपने लिए बेनिफिशियल है। सर हाँ बेटा। सर पिछले क्वेश्चन में लैटिस रेक्टम की लेंथ 2a स्क्वायर बाय b थी। हाँ बेटा, हाँ बेटा 2a स्क्वायर बाई बी, ठीक है? यस सर। अब देखिए ये जो एलिप्स दिया आपको, अब इसमें स्टैंडर्ड एलिप्स मान के कर देते हैं पर इसको, तो इसने क्या बोला है? एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस जॉइनिंग फोकाई एट द एंड पॉइंट्स ऑफ जॉइनिंग फोकाई एट द, फोकाई मतलब दोनों फोकाई की बात कर रहा है बेसिकली, दोनों फोकस को माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया।
तो ये पॉइंट है अपना ए कॉमा 0, ये अपना पॉइंट है माइनस ए कॉमा 0, दोनों को अपन ने ज्वाइन कर दिया 0 कॉमा 20 और 90 बना रहा है। तो यहाँ से अपन रिलेशन निकाल देंगे ना, इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर देंगे, वहाँ से अपन एसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? एक है m1 एक है m2, तो m1 कितना आया, m1 आएगा b माइनस 0 अपॉन माइनस का ए, m2 कितना आया b माइनस 0 अपॉन प्लस का ए। तो m1 m2 करेंगे माइनस का 1, तो b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ई स्क्वायर, माइनस माइनस कट जाएगा तो आ जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर। अब ई स्क्वायर का फॉर्मूला, अच्छा देखो अपने को तो एसेंट्रिसिटी चाहिए, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को भी ई के टर्म्स में पुट करना पड़ेगा। तो अपने पास एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या है, ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 माइनस ई स्क्वायर, इसको यहाँ पुट कर देते हैं इसके अंदर। तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर, दैट इज 2e स्क्वायर इक्वल टू 1। तो e की वैल्यू आ गई 1/√2। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? समझ में आया कि नहीं आया भाई? अरे भाई सब क्लियर है सब लोगों को? चलिए आगे बढ़ू भाई मैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिटेल्स। मतलब अब ये भी स्टैंडर्ड एलिप्स पे है, ये है शिफ्टेड एलिप्स। शिफ्टेड का मतलब है कि सेंटर को अगर शिफ्ट कर दिया तो हर एक पैरामीटर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको ये जो है इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख के वही x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, उसमें लिख के अपन इसके सारे के सारे पैरामीटर को फाइंड करेंगे। क्या सभी लोग ट्राई कर सकते हैं एक बार? अगर आपको उसके सारे पैरामीटर फाइंड करने हैं तो करिए सब लोग ट्राई एक बार, इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं इसको भी। तो सबसे पहला काम है कि आपको x और y में बनाना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए आपको क्या दिया है इसमें, आप जो ट्राई करिए, अपनी कोई मिस्टेक कर रहा था वो चेक कर सकते हैं अपने तरीके में। परफेक्ट जो x वाला पार्ट है वो क्लब करना पड़ेगा, 5 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 6x, और इन दोनों टर्म में अगर 9 कॉमन लिया तो y स्क्वायर प्लस 2y और प्लस का 9 इक्वल टू 0। तो 5 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x, इसमें आएगा प्लस का 9 है तो ये कर देंगे अपन इसमें माइनस का 9 बैलेंस करने के लिए। बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? प्लस का 9 तो माइनस 9 बैलेंस हो गया। यहाँ वाई स्क्वायर प्लस 2y है तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो y का स्क्वायर आ गया प्लस 2a में 2y आ गया, तो प्लस का 1 आ रहा है तो क्या कर देंगे माइनस का 1 प्लस का 9 इक्वल टू 0। 9 इंटू माइनस 1 जो होगा वो प्लस 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बच रहा है आपके पास 5 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, 5 इंटू माइनस का 45 प्लस का 9 इंटू में y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आ गया 5 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू वाई प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 45। 45 से इसको अपन डिवाइड करेंगे, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू 1, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये सिंपल सा क्या है, x की जगह आ गया x माइनस 3, y की जगह आ गया y प्लस 1, सिर्फ इतना सा चेंज आया ना। तो सारे फॉर्मूले तो देखो, ये अपना a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, तो पैरामीटर तो अपन निकाल लेंगे, पर जो भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे उसको 3, -1 पे शिफ्ट करना है, क्योंकि अब उसको अपन कंपेयर करेंगे x माइनस 3 से, तो x जो आएगा वो 3 प्लस करना पड़ेगा। इसको कंपेयर, जो भी कोऑर्डिनेट आएगा उसको कंपेयर करेंगे y प्लस 1 से। जब y प्लस 1 से कंपेयर करेंगे तो वो 1 जाएगा उधर, तो माइनस का 1 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो अगर अपन बात करें क्या क्या चीजें सेम रहेंगी, एसेंट्रिसिटी सेम रहेगी, लेंथ सेम रहेगी, तो इसे मतलब फॉर्मूला सेम काम करेगा। ए स्क्वायर 9 हो गया, बी स्क्वायर 5 हो गया, ए बड़ा है तो ई का फॉर्मूला 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो अंडर रूट में 1 माइनस 5/9, तो 4/9 का मतलब 2/3, एसेंट्रिसिटी 2/3 आ गया। अब अगर इसमें आपको फोकाई निकालने हैं तो फोकाई के लिए देखो, फोकाई होते हैं प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, बट प्लस माइनस ए ई को कंपेयर करना है एक्स माइनस 3 से, और 0 को कंपेयर करना है y प्लस 1 से। शिफ्टिंग करेंगे कि नहीं करेंगे भाई? तो फोकाई के लिए क्या बोलेंगे, x माइनस 3 बराबर प्लस माइनस ए ई, तो व्हाट इज ए है 3 और ये है 2/3, और y प्लस 1 बराबर 0, तो ऐसे
दो एक्स की वैल्यू मिलेंगी और वाई की वैल्यू मिलेगी, तो दो फोकस अपन को मिल जाएंगे। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो x माइनस थ्री बराबर 3 3 कैंसिल आउट प्लस माइनस टू, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी, प्लस साइन लेंगे तो 5, माइनस साइन लेंगे तो 1, और y आ गया यहाँ से माइनस का 1। तो फोकस क्या है 5, -1 एंड 1, -1 यूजिंग द शिफ्टिंग मेथड को यूज करते हुए। कोई डाउट इसके अंदर? जिस तरह से मैंने फोकस निकाला है इसी तरह से अपन डायरेक्ट्रिक्स भी निकाल सकते हैं। शिफ्टिंग ही तो करनी है। डायरेक्ट्रिक्स इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो क्या होगी, इसको अपन ने माना पूरे को x, इसको पूरे को y, तो अगर ये x और y होता तो डायरेक्ट्रिक्स आती है x बराबर प्लस माइनस ए बाई ई, x बराबर प्लस माइनस ए बाई ई। तो x की जगह क्या आ चुका है, x की जगह x माइनस थ्री आ चुका है, x की जगह x माइनस थ्री बराबर प्लस माइनस ए बाई ई। अरे सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरा तरीका? कोई दिक्कत है किसी को समझने में? ओके तो a की वैल्यू कितनी है अपने पास, a की वैल्यू 3, e की वैल्यू कितनी है भाई 2/3, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 9/2। तो यहाँ से x आ जाएगा 3 प्लस 9/2, तो ये दोनों डायरेक्ट्रिक्स की अपन को इक्वेशन मिल जाएगी। तो इसी तरह से अपन बाकी चीज़ों को भी शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो ये अपना शिफ्टिंग का फंडा हो गया। आई होप सबको क्लियर है। यस चलिए तो इसको लिख लेंगे, तो आगे बढ़ते हैं अपन लोग। सर आखिरी पार्ट में क्या करा आपने? ये वाला बेटा, यस सर। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। किसके लिए अपन बात कर रहे हैं? डायरेक्ट्रिक्स की। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, x बराबर प्लस माइनस ए बाई ई, एक्स बराबर प्लस माइनस ए बाई ई। एक्स की जगह आ गया x माइनस थ्री, ए की वैल्यू बेटा 3 थी, ई की वैल्यू 2/3 थी, तो वो 9/2 हो जाएगा ना प्लस माइनस में। बताओ क्या डाउट है? यस सर। क्लियर है क्या? फिर 3 को ऐड करेंगे ना, प्लस साइन, ये प्लस माइनस है बेटा यहाँ पे, तो ये बार 3 में प्लस करेंगे, ये बार 3 में से माइनस हो जाएगा, तो दो आंसर x बराबर समथिंग क्या आ जाएंगे, दो डायरेक्ट्रिक्स की अपने पास इक्वेशन आ जाएगी ना। यस सर। ठीक है, क्या आगे बढ़ूँ मैं अगले क्वेश्चन पे? आगे बढ़े भाई। अगला समझ लिख लिया? हाँ सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे सभी लोग। फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, ये अच्छा क्वेश्चन है। और एलिप्स इस फॉर्मेट में आपको दिया है x माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस y माइनस फोर का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 9। अब आप क्या करोगे, इसको पूरा ओपन करोगे, y को एक तरफ लेके आओगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे, शिफ्टिंग वाले में बहुत लेंदी हो जाएगा। नहीं, इसको अपन एक तरीके से और कर सकते हैं, वो तरीका सिखाने के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन लिखा है। क्या मैं आपको टाइम दूं थोड़ा करने का? यस ठीक है, थोड़ा टाइम ले लीजिए, ये बार अटेम्प्ट करिए, फिर अपन डिस्कस करते हैं। चलिए अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। देखो, इसको मैं यूज करूंगा इसमें कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। देखिए, अपने एक पढ़ा है ना कि अगर कॉनिक सेक्शन में क्या होता है, एस पी बाय पी एम, एस पी बराबर ई इंटू पी एम होता है ना,
ये जो है ये इसका पॉइंट से डिस्टेंस है, ये इसका एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस है। ये तो क्लियर है ना आपको डेफिनेशन। एक वेरिएबल ये एक एसपी मतलब एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस का अगर रेशियो कांस्टेंट चलता है जो कि लेस देन 1 है तो वो उसका लोकस एलिप्स आएगा। आप खुद देखो कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। अगर मैं अंडर रूट लगा देता हूँ x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, अंडर रूट लगा दूंगा तो ये y/3 आ जाएगा। क्लियर है। तो अगर देखा जाए तो ये तो एक पॉइंट x y का एक फिक्स पॉइंट डिस्टेंस लिखा हुआ है, और अगर 1/3 को बाहर निकाल ले तो सिंपल मॉड y/1, सिंपल ये क्या लिखा हुआ है, एक लाइन से डिस्टेंस लिखा हुआ है। x y का अगर पॉइंट है x y का अगर अपन डिस्टेंस लिखें y बराबर 0 से, y/1 डिस्टेंस कब आएगा, जब x y का y बराबर 0 मतलब x एक्सिस से अपन डिस्टेंस निकालेंगे तो ये डिस्टेंस y के इक्वल ही तो आएगा, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला क्या है, एक पॉइंट का लाइन से फार्मूला। तो x तो है नहीं है, y की जगह y आ गया, कांस्टेंट है नहीं है, अपॉन अंडर रूट में x का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे तो वो y/1 ही तो आएगा ना भाई, y/1 आएगा ना डिस्टेंस देखा जाए तो। तो ये जो है ये फिक्स लाइन हो गई जिससे कि डिस्टेंस निकाल रहे हैं x y का, ये अपना फिक्स पॉइंट हो गया जिससे कि अपन डिस्टेंस निकाल रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको। इसका मतलब जो फोकस है वो 3,4 है, और जो डायरेक्ट्रिक्स है, जो डायरेक्ट्रिक्स क्योंकि रेशियो देखो SP बराबर E इंटू पी एम, y/1 का मतलब है कि x y का y=0 से डिस्टेंस। ये क्लियर है कि नहीं है। अरे बोलो भाई, ये डिस्टेंस फॉर्मेट में लिखा है ना, देखो ना ये डिस्टेंस फॉर्मेट में लिखा है कि लिखा है 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 0 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये एक लाइन से डिस्टेंस के फॉर्मेट में लिखा हुआ है ना देखा जाए तो ये y इक्वल टू एक्स y का y इक्वल टू 0 से डिस्टेंस निकालेंगे तो यही तो आएगा। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी अपने पास, y बराबर 0 मतलब x एक्सिस। तो फोकस भी पता है, डायरेक्ट्रिक्स भी पता है। आपको क्या पूछा, एसेंट्रिसिटी। अब देखो अपने स्टैंडर्ड एलिप्स की प्रॉपर्टी काम में आएगी। अपन क्या बोलेंगे, अगर अपन स्टैंडर्ड एलिप्स के लिए देखें, अगर आपको कभी भी कोई फोकस पता होता है a, 0, आपको पता होती है डायरेक्ट्रिक्स। अगर आपको फोकस पता है, आपको डायरेक्ट्रिक्स पता है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो तो फिक्स रहेगी कि नहीं रहेगी, बोलो। इनके बीच की डिस्टेंस फिक्स रहेगी कि नहीं रहेगी। अच्छा कुछ करना ही नहीं है आपको। तो क्या पूछा, केवल एसेंट्रिसिटी पूछा है, तो ये डायरेक्ट एसेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी ना अपने पास। अगर वो आपसे ये मैं एसेंट्रिसिटी का आंसर सीधे सीधे आ गया तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, कंपेयर कर दिया, कुछ करना ही नहीं था। अगर उसको पूरा कन्वर्ट करते तो उसमें टाइम लगता। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में वो आपसे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस से पूछता है, वो वाला काम भी यहीं से हो जाएगा। अपन ये जो डिस्टेंस आ रही है ना, इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, a/e माइनस का ae। ये a/e डिस्टेंस है, इसमें से ae को माइनस कर देंगे तो a/e माइनस ae को अपन जो डिस्टेंस आ रही है अपने पास, ये अपन यहाँ से निकाल लेंगे, और इससे अपन अपने पास क्या e पता है और a की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। कैसे, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस। तो फोकस अपने को पता है, डायरेक्ट्रिक्स पता है, तो फोकस से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस इक्वेट कर देंगे, e की वैल्यू पता है तो a आ जाएगा। सही बात है कि नहीं। मतलब इसी फॉर्मेट से अपन बाकी चीजें भी सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द डिस्टेंस। क्लियर है कि नहीं। ठीक है। तो ये जो कॉनिक की जो डेफिनेशन है, डायरेक्ट डेफिनेशन यूज करते हुए भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, ये ट्राई करेंगे। ये भी अपने इलिप्स की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है, अभी जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ जो इलिप्स की जो कॉमन स्टार्टिंग के जो प्रॉपर्टीज है उन्हीं पे बेस्ड करवा रहा हूँ, फिर अपन आगे आएंगे जो उसके आगे कंसेप्ट है। ये है, ये सर्किल हैज द सेम सेंटर एज एन इलिप्स एंड पासेस थ्रू द फोकाई f1 f2 ऑफ द इलिप्स। मतलब सर्किल है, इसका सेम सेंटर जैसा इलिप्स का है, और वो इलिप्स के फोकाई से पास कर रहा है, सच दैट टू कर्व्स इंटरसेक्ट इन 4 पॉइंट। क्वेश्चन को पढ़िए और डायग्राम बनाने का ट्राई करिए। जब तक अपन डायग्राम नहीं बनाएंगे कोऑर्डिनेट मेथड में फील नहीं आएगा उसमें भाई। तो ये अपना इलिप्स है, ये दो फोकाई हैं f1 और f2, इनसे एक सर्किल पास कर रहा है जो कि उसको 4 पॉइंट पे कट कर रहा है। ये ऐसा डायग्राम बन जाएगा। क्या बोले, लेट p बी द एनी पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन। कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट मैंने p मान लिया, उन 4 पॉइंटों में से इसको एक पॉइंट हो गया। इफ द मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स, अपन ने माना है स्टैंडर्ड इलिप्स, तो मेजर एक्सिस की लेंथ दी है, मेजर एक्सिस का मतलब 2a की वैल्यू 17 है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल PF1 F2, PF1 F2 का जो एरिया है वो है 30। अच्छा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा PF1 F2, क्योंकि F1 F2 डायमीटर हो गया ना यार, उसी को डायमीटर मान के सर्कल बनाया है, तो डायमीटर हो गया तो वो P पॉइंट पे 90 सब्टेंड करेगा। बोलो सही है कि नहीं यहाँ तक।
Yes, हाँ sir. अब ऐसा ही है तो अपन क्या क्या चीजें लगा सकते हैं। देखो 2a पता है, एरिया व्हाट इज एरिया, हाफ PF1 PF2 क्योंकि 90 है वहाँ पे, वो 30 हो गया। तो PF1 इंटू PF2 की वैल्यू आ गई 60, PF1 इंटू PF2 की वैल्यू आ गई 60। अच्छा अब 2a पता है, और क्या कर सकते हैं अपन लोग। अपन को क्या पूछा है, अपन को पूछा डिस्टेंस बिटवीन फोका है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोका है, 2a ही होता है ना। डिस्टेंस बिटवीन फोका कितना होगा भाई, 2a ही होगा। तो देखो क्या करते हैं अपन लोग अपन को मतलब F1 F2 पूछा है, अपन क्या करते हैं देखो प्रॉपर्टी यूज करेंगे इसमें। कौन सी वाली, किसी भी पॉइंट का दोनों फोकस से डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट होता है और मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर होता है। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ मैं, PF1 प्लस PF2 बराबर 2a। 2a की वैल्यू कितनी है 17। क्लियर है क्या प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्लियर है क्या। हाँ सर। और इसके अलावा इसमें क्या लग जाएगी, पाइथागोरस लग जाएगी, क्योंकि मेरे को F1 F2 चाहिए ना। तो मैं क्या लिखूंगा, मेरे को क्या निकालना है बेसिकली, PF1 का स्क्वायर प्लस PF2 का स्क्वायर बराबर F1 F2 का स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो अगर F1 F2 चाहिए तो मेरे को इन दोनों के स्क्वायर का सम चाहिए, तो वो इन दोनों से मिल जाएगा ना यार। इसका अगर अपन स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, PF1 प्लस PF2 का स्क्वायर कर दें 17 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा ना PF1 का स्क्वायर प्लस PF2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स PF1 इंटू PF2 इक्वल टू 17 का स्क्वायर 289। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि भाई ये वैल्यू तुमको निकालनी है और ये F1 F2 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो वहाँ से आ जाएगा ना अपना आंसर। बोलिए भाई क्लियर है। Yes, sir. तो देखो PF1 का स्क्वायर प्लस PF2 का स्क्वायर तो बन जाएगा F1 F2 का स्क्वायर, जो तुमको फाइंड करना है इसकी वैल्यू को पुट कर दिया। 2 टाइम्स ये 60 है इक्वल टू 289 है। तो F1 F2 का जो होल स्क्वायर आएगा वो आ जाएगा 280। अब तो कर लेंगे ना भाई इसको पूरा, अब क्या पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, तरीका समझ में आगे कैसे करना है। यस सर। ठीक है लिख लीजिए इसको। तो ये भी इलिप्स की बेसिक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन मेंस में इजीली आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। चलिए लिख लिया सबने, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बेसिक जो मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई है ना, एक फोकल पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट होता है 2a के इक्वल होता है, उसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ये आप सब लोग ट्राई करिए, अपन इसको डिस्कस करते हैं। आपको बोला जा रहा है कि दो आपको फोकस दिए हुए, फोकाई दिए इलिप्स के, इलिप्स पास कर रहा है ओरिजिन से, आपको पूछा है एसेंट्रिसिटी। क्या ट्राई करेंगे सभी लोग एक बार, ये बन सकता है आप लोगों से क्वेश्चन, तो एक बार देख लीजिए। हाँ भाई कैसे करेंगे इसमें, देखिए किसी को हिंट लग रहा है इसमें आपको। अगर देखो आपको ऐसे एलिप्स दिया है और एलिप्स में आपको उसके दो फोकाई दिए हुए हैं, तो सिंपल सा फंडा क्या है कि जो भी दो फोकाई दिए अपन को एस डैश और एस, एक पॉइंट है 5,12, एक पॉइंट है माइनस का 12,5। किसी को क्लिक कर रहा है क्या, अपना जो एलिप्स है वो पास कर रहा है ऑरिजिन से, तो ये मतलब कोई पॉइंट है जिसपे पास कर रहा है, पी पॉइंट ऑरिजिन से पास कर रहा है। तो अपन देखो क्या क्या डिस्टेंस वाले जो रिलेशन है ना वो सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि देखो पॉइंट तो अलग टाइप के आ रहे हैं, मतलब इलिप्स जो है टिल्टेड है, इलिप्स टेढ़ा बनेगा है ना, वो स्टैंडर्ड नहीं है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता। अपन को तो केवल एसेंट्रिसिटी चाहिए। अपन क्या बोलेंगे कि अगर जो भी कहीं इलिप्स कहीं पर भी हो, किसी भी एंगल पर हो, फोकस के जो बीच का डिस्टेंस आएगा वो तो किसी भी हालत में 2a ही रहेगा। बोलिए। हाँ सर। और पॉइंट P का दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम 2a रहेगा, वो भी फिक्स है। तो ये पॉइंट दिया हुआ है तो PS SP और प्लस S डैश भी अपन निकाल सकते हैं। तो SP डिस्टेंस आएगा 13, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ ना 5 और 12 का 13 आ जाएगा, और माइनस 12,5 का डिस्टेंस लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, ये भी 13, ये बराबर आया 2a के, जो सम आएगा 2a के इक्वल होगा।
और डिस्टेंस बिटवीन ये 2AE जो इनके बीच का डिस्टेंस आ रहा है दैट इज SS डैश, वो 2AE के बराबर होगा। तो वो अपन डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। 5 माइनस माइनस प्लस 12 17 का स्क्वायर और 12 माइनस 5 7 का स्क्वायर। तो ये अपने पास आ रहा है अंडर रूट में 289 प्लस 49, तो आ जाएगा 9 और 9 18, 1 5 और 8 13 13 और ये 3 38 आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास 2AE का वैल्यू पता है, 2AE का वैल्यू अंडर रूट 338 है और अपने पास 2A का वैल्यू है 26। क्यों ना डिवाइड कर दें, 2A कटेगा तो E का वैल्यू आ गया अंडर रूट 338 बाय 26। इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं सब लोग, सिंप्लीफाई हो जाएगा ना भाई, इसके फैक्टर वगैरह कर लेंगे तो वहां से सिंप्लीफाई कर देंगे सब लोग, चलेगा भाई। हाँ सर। चलिए आगे बढ़े। 1 मिनट सर। ओके हो गया सर। ओके, अगले क्वेश्चन में हम आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में आपको दिया है इफ O पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द एलिप्स विद मेजर एक्सिस AB एंड माइनर एक्सिस CD। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। पॉइंट F इज वन ऑफ द फोकस ऑफ एलिप्स if OF equal to 6 and diameter of the inscribed circle, मतलब diameter of the inscribed circle of triangle OCF is 2। तो वैल्यू पूछा है आपसे AB into CD by 13। थोड़ा डायग्राम बना के सोचना पड़ेगा। आपको एक सिंपल एलिप्स दिया है स्टैंडर्ड, आपने ये मान लिया AB, ये मान लिया आपने CD। F इज वन ऑफ द फोकस, आपने F फोकस यहाँ मान लिया। O पॉइंट आपने एलिप्स का सेंटर मान लिया और OF दिया 6, O से लेकर मतलब सेंटर से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस 6 दिया है। और ये जो OCF ट्रायंगल बन रहा है, इसका जो इन सर्किल बन रहा है उसका डायमीटर 2 है। मतलब अगर यहाँ पे अपन सर्किल बनाए तो इसका डायमीटर 2 मतलब इसकी रेडियस 1 है। तो आपको AB लेंथ मतलब मेजर एक्सिस का लेंथ और माइनर एक्सिस का लेंथ CD लेंथ निकालना है बेसिकली। बात क्लियर है क्या आपको? क्वेश्चन क्लियर है क्या? हाँ सर। ट्राई करेंगे एक बार। यस सर। देखिए क्या करेंगे इसमें अपन। देखो ऐसा ऐसा कर सकते हैं। देखो अगर ये 6 लेंथ है तो सेंटर से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस तो ए 6 हो जाएगा। एक रिलेशन तो हमको ये मिल गया। हमको कैसे भी करके ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। अब इसके रेडियस को अगर यूज करना है, वहां से रिलेशन मिलेगा आपको, तो अपन क्या करते हैं। देखो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है जिसमें कि कोई इन सर्किल बन रहा है, अगर ट्रायंगल की साइड्स ए बी और सी है तो जो उसका रेडियस होता है इन रेडियस वो होता है ए प्लस बी, जो परपेंडिकुलर वाले साइड्स है उनका सम माइनस हाइपोटेनस बाई 2। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ए प्लस बी माइनस सी बाई 2 ये इसकी क्या आती है, इन रेडियस आती है सर्किल की। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इन जनरल किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड है। तो अगर अपन देखें ये जो सर्किल है इसमें ये 6 लेंथ है, ये लेंथ बी के इक्वल होगी, 0, बी पॉइंट है। और ये जो लेंथ आती है, अगर ये 0, बी पॉइंट है, ये फोकस है ए, 0,
तो ये जो लेंथ है ये किसके इक्वल आती है, ये ए के इक्वल आती है। कैसे? अरे भाई ये लेंथ देखो ना, अपने पास रिलेशन क्या होता है, ए स्क्वायर ई, ये लेंथ अपने ए ई के इक्वल है। ए ई अपने को रिलेशन क्या पता है, ए ई का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर के। तो ये लेंथ ए के इक्वल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस ए के इक्वल होता है, ऐसा अपन बोल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला। क्लियर है क्या मेरी बात? क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? हाँ Yes, सर। sir. ठीक है, तो देखो ए अपन को साइड की लेंथ पता है, ए पता है, बी पता है, 6 पता है। तो इन रेडियस कितनी दी है अपन को, ये डायमीटर 2 है तो 1 हो जाएगा। 1 बराबर 6 प्लस बी माइनस का ए डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से b माइनस ए प्लस 6 इक्वल टू 2। तो ए को उधर ले जाएंगे, a माइनस बी बराबर 4 आ जाएगा। इसको उधर ले जाएगा तो a माइनस बी बराबर 4 आ गया। और एक क्वेश्चन ये भी था अपने पास, इसका अपन स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू 36 दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्योंकि ये रिलेशन पता है अपन को सेंट्रिसिटी के हेल्प से, जो सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आता है ना, वहीं से तो आता है रिलेशन। तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से फायदा क्या होगा, इसके दो फैक्टर होंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू 36। तो आप क्या बोलोगे, देखो ए माइनस बी तो 4 के इक्वल है, तो वहाँ से आप ए प्लस बी फाइंड कर सकते हो। 36 बाई 4 करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो ए प्लस बी 9 आ गया और ए माइनस बी 4 आ गया। तो ए माइनस बी भी पता है, ए प्लस बी भी पता है, तो क्या यहाँ से ए और बी फाइंड हो जाएगा। और अगर ए और बी फाइंड हो गया तो अपना आंसर ही आ गया ना यार। क्लियर है क्या मेरी बात? लिख डालिए इसको। तो ये मतलब क्वेश्चन बेसिक ही है, और थोड़ा बहुत इसमें अदर ज्योमेट्री भी यूज कर ली है, उसका भी अपन यूज कर ले। बाकी लिप्स के जो बेसिक फॉर्मूले हैं उनका यूज करें तो अपना क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन में काउंट नहीं किया जाता इसको, बट और भी कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। सर इसमें r इज इक्वल्स टू डेल्टा बाय s से भी तो कर सकते हैं। बेटा हाँ, उससे भी कर सकते, करेक्ट बात है। आर इक्वल टू डेल्टा बाई एस भी आप काम में ले सकते हो, एसओटी वाला फॉर्मूला बिल्कुल सही है। अब वो डेल्टा में आप इसका हाफ इंटू 6 इंटू बी लिख लो, और एस में सेमी पैरामीटर यूज कर लो, करेक्ट। आप इससे भी कर सकते हो। बस ये राइट एंगल ट्रायंगल था, इसलिए अपन ने ये वाला फॉर्मूला काम में ले लिया। ये वाला अगर कोई और जनरल ट्रायंगल दिया तो अपन ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे, ये हर जगह काम करेगा। ठीक है, हाँ सर। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इलिप्स का जो जो वो डेफिनेशन है ना कॉनिक की, एस पी बराबर ई इंटू पी एम, उसी पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन दिया जानबूझ के, ताकि आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाए। द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स दिस इलिप्स इज लैम्डा। इस इलिप्स की लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ पूछी है। तो देखो ये डिस्टेंस फार्मूला लिखा हुआ है पॉइंट से, और ये लाइन से डिस्टेंस का फॉर्मेट में सेट करना है पहले। वहाँ से ई मिलेगा, वहाँ से फोकस मिलेगा, वहाँ से मिलेगी डायरेक्ट एक्स, और उनकी लेंथ वगैरह को यूज करके ए और बी निकालना है। क्या एक बार ट्राई करेंगे सभी लोग अच्छे से? वही एस पी बराबर ई इंटू पी एम में सेट करना है। एक बार ट्राई करिए, फिर इसको अपन डिस्कस करते हैं। हाँ भाई, करें इसको डिस्कस। इसको अगर आपने फोकस डिस्टेंस के फॉर्मेट में इसको आपने लिखा अगर, तो क्या आएगा देखिए। अगर अपन इसमें से 10 कॉमन, देखो पहले तो उसमें रूट का फॉर्मूला लगाएंगे, और डिस्टेंस फॉर्मूला में कभी भी एक्स और वाई का कोफिशिएंट, यहाँ पे ये उसका करेक्शन है 10x आएगा, ठीक है।
10x माइनस 5 का होल स्क्वायर, 10x माइनस 5 का होल स्क्वायर अंडरस्टूड है सबको, प्लस 10y माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात? अरे बेटा आपको करेक्शन क्लियर है इसमें क्वेश्चन में? हाँ सर। 10x माइनस 5, 10y माइनस 5 और ये है, देखो अपन पहले 10 कॉमन लेंगे क्योंकि कभी भी x और y का कोफिशिएंट 1 आता है अगर डिस्टेंस फार्मूला लगाना है तो अपन ने देखो पहले रूट लगा दिया है ना, तो 10x माइनस 5 का होल स्क्वायर और 10y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल रूट लगा देते, इसका रूट लगा देंगे 3x प्लस 4y माइनस 1 का मॉड, रूट ले लिया अपन ने। अब 10 कॉमन लिया आपने तो 10 का स्क्वायर बाहर आके 10 आ जाएगा बाहर, तो हो जाएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3x प्लस 4y माइनस का 1। अब देखो इसको भी डिस्टेंस के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, मतलब ax प्लस by प्लस c तो है बट एक पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, तो अपॉन में आना चाहिए अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अंडर रूट में अगर आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करते हो तो बैलेंस करने इसकी वैल्यू 5 के इक्वल आएगी, तो बैलेंस करने के लिए इंटू 5 भी करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो यहाँ से देखिए ये तो डिस्टेंस के फॉर्मेट में सेट हो गया, एक्स्ट्रा 5 आ रहा है, एक्स्ट्रा 10 आ रहा है, 5 से 10 कटेगा 2 टाइम्स, तो ये आ रहा है अंडर रूट एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस हाफ का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 जाएगा 1/2 टाइम्स, और ये लाइन से डिस्टेंस के फॉर्मेट में आ चुका है। तो ये एस पी बराबर ई इंटू पी एम के फॉर्मेट में आ रहा है, तो ये जो टर्म आ रहा है ये अपना ई के इक्वल हो जाएगा, और ये जो अपना फोकस आ रहा है वो हाफ कॉमा हाफ हो जाएगा क्योंकि फोकस से डिस्टेंस है, और ये उसका करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अपन क्या बोलेंगे, तो डायरेक्ट्रिक्स होगा अपने पास 3x प्लस 4y माइनस का 1 इक्वल टू 0, ऐसा हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको क्या पूछा गया है, आप देखिए आपको पूछा है लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, अपने को फोकस पता है, ई पता है, डायरेक्ट्रिक्स पता है, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम के लिए अपन को ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके लिए अपन थोड़ी देर के लिए बनाएंगे स्टैंडर्ड एलिप्स, वहां से लेंथ का जो फॉर्मूला वो काम में लेंगे। मतलब अभी मैंने बताया था पहले भी, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स वो अपन डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हैं ना, a बाई ई माइनस ए ई के, अभी भी तो बताया था यार। अगर x बराबर a बाई ई है और ये अपना ए ई कॉमा 0 है, तो ये जो डिस्टेंस आएगा वो फिक्स रहेगा हमेशा, डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा ना, तो इस पॉइंट से अपन इस लाइन का निकाल लेंगे डिस्टेंस, वो डिस्टेंस a बाई ई माइनस ए ई के इक्वल आना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा, इसको डिस्टेंस के इक्वल करेंगे, वहां से अपन को a का वैल्यू मिल जाएगा, ई तो अपन को ऑलरेडी पता है। तो डिस्टेंस निकालते हैं, हाफ कॉमा हाफ का इस लाइन से डिस्टेंस का फॉर्मूला, तो x को डालेंगे हाफ, तो 3/2 प्लस 4/2 माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 आ जाएगा। तो 4 और 3 7/2 माइनस 1, 7/2 माइनस 1 है तो वो 5/2, तो वो हाफ आ गया, और e की वैल्यू पुट कर देंगे हाफ, तो 2a माइनस e को पुट कर दिया हाफ 3a/2, तो ये आ जाएगा 2a माइनस a/2 3a/2 1/2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, a की वैल्यू आ गई 1/3। तो इस तरह से अपन डिस्टेंस को इक्वेट करके अपन a निकाल सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है सभी लोगों को? अपन ने यहाँ से a निकाल दिया, क्या ये सबको क्लियर है? बोलिए भाई। हाँ सर। ठीक है, a आ चुका है और e ऑलरेडी पता है, तो अपने पास एक रिलेशन है ही है, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। तो इसके अंदर अपन a की वैल्यू पुट कर देंगे और e की वैल्यू पुट कर देंगे, तो b की वैल्यू भी आ जाएगी, और a और b पता है, तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम का जो फॉर्मूला होगा दैट इज 2b स्क्वायर बाई a अप्लाई कर देंगे, तो वहां से अपना आंसर आ जाएगा। आई होप सबको चीजें क्लियर एकदम। तो इस तरह से में ये किसी पता चलेगा कि b बाय a यूज करना है a बाय b नहीं बेटा, अगर देखो अपन ने क्या किया है, अपन ने कौन सा एलिप्स यूज किया है बताओ? अपन जो डिस्टेंस वाला टर्म यूज किया है वो यूज किया है स्टैंडर्ड एलिप्स वाला, a बाई e माइनस ए वाला। तो अगर अपन ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो उसके हिसाब से जो बनता है लेटर सेक्टम के लेंथ का फॉर्मूला वो 2b स्क्वायर बाई a बनता है। हाँ, अगर आप इसमें ये जो है इसमें अगर वर्टिकल एलिप्स वाला फंडा कंपेयर करते हैं, b बाई ई माइनस बी कंपेयर करते, तो फिर फॉर्मूला दूसरा वाला यूज कर लेते। जिस एलिप्स के अकॉर्डिंगली डिस्टेंस यूज कर रहे हो ना, एयर भी निकाल रहे हो, वही वाला उसी का लेंथ यूज कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है सर। तो कंफ्यूजन की कोई चांस नहीं है। जिस एलिप्स के कंपेयर करके फॉर्मूले काम में लोगे ना, उसी एलिप्स के बाकी फॉर्मूले काम में लेने हैं, बस सिंपल सा ही है। ठीक है, आगे बढ़े। इसमें थोड़ा आपको मैं ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ एक बार।
अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ये कॉर्ड की इक्वेशन पे बेस्ड है, जो मैंने आपको कहा था ना अल्फा बीटा के टर्म्स में अभी लिखवाया था ना, एक्स बाई ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 वाली दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन याद रखनी है। अगर वो याद है तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी से हो जाएगा, याद नहीं है तो बहुत टाइम लग जाएगा इसके अंदर। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट दिस लाइन कट द एलिप्स विच एलिप्स, और अगर कुछ भी नहीं मेंशन है तो अपन बात कर रहे हैं केवल स्टैंडर्ड एलिप्स की, ठीक है। ये बात चल रही है विच एलिप्स, स्टैंडर्ड एलिप्स, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन आपके पास ये है कि प्रूव दैट दिस लाइन कट द एलिप्स इन पॉइंट्स हुज एंगल्स, विच एंगल्स, इसेंट्रिक एंगल्स डिफर बाय पाई बाई 2, पाई बाई 2 से डिफर कर रहे हैं। तो आपको ये कंडीशन प्रूव करनी है। ए बी तो ये दिया हुआ है, पी क्यू वाला लाइन में दिया है। अगर ये लाइन जिन दो पॉइंटों पर कट करेगी उन दो पॉइंट के इसेंट्रिक एंगल का डिफरेंस 90 आ रहा है। अगर डायग्राम में आप देखो, ऐसे मान लो कोई लाइन जा रही है, दो कट कर रही है तो पी क्यू पे, तो इसका इसेंट्रिक एंगल θ1 है। θ1 का मतलब पॉइंट है इसके ऊपर a cos θ1 b sin θ1। इसका इसेंट्रिक एंगल θ2, मतलब एंगल जो यूज हो रहा है उससे पॉइंट बन रहा है a cos θ2 b sin θ2। इनको अगर अपन ज्वाइन कर दें, इनको अपन ज्वाइन कर दें तो इनके बीच का, तो इसमें क्या दिया है, जो भी वो नहीं, ये जो एंगल यूज हो रहे हैं उनका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। इसको ज्वाइन करने पे जो एंगल आएगा वो 90 नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। ये अंडरस्टूड है ना, क्योंकि ये जो एंगल आता है वो θ1 θ2 ये वाले एंगल थोड़ा ना होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? अरे बोलिए। तो अपन को क्वेश्चन में क्या दिया है, अपन सिंपल से समझे कि अपन को कॉर्ड है, वो जो दो पॉइंट पे कट कर रही है, वो θ1 θ2 दो एंगल्स हैं, सेंट्रिक एंगल्स हैं, उनका डिफरेंस 90 है। और वो जो कॉर्ड की इक्वेशन है वो आपको दी हुई है पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर आर। तो हम ये कंडीशन कैसे लेके आएंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, θ1 θ2 पॉइंट मानने पड़ेंगे और उसके रेस्पेक्ट में लिखनी पड़ेगी कॉर्ड की इक्वेशन। उस कॉर्ड में ये अपन काम में ले सकते हैं और उसको कंपेयर करेंगे इस वाली कॉर्ड से, क्योंकि ये भी वही सेम कॉर्ड है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जो अपन दो पॉइंट माने हैं जिन पे कट कर रहा है वो पी क्यू कॉर्ड बराबर होनी चाहिए इस कॉर्ड के, तो पी क्यू कॉर्ड को लिख के इससे कंपेयर कर देंगे और वहां से अपन θ1 θ2 को एलिमिनेट कर देंगे, तो ये वाली कंडीशन अपने पास आ जाएगी। बोलो तरीका क्लियर है क्या मेरा? हाँ सर। तो अगर मैं पी क्यू कॉर्ड की क्वेश्चन लिखता हूँ तो पी क्यू कॉर्ड की क्वेश्चन क्या आएगी बताओ, एक्स बाई ए कॉस θ1 प्लस θ2 बाई 2। अब ये अगर आपको याद है तो बहुत सारा टाइम आपका बच जाएगा, याद नहीं है तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा। प्लस वाई बाई बी साइन θ1 प्लस θ2 बाई 2 इक्वल टू क्या था, कॉस θ1 माइनस θ2 बाई 2। और आपको जो है डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस अगर आपको दिया हुआ है तो कॉर्ड की क्वेश्चन बन जाएगी एक्स बाई ए कॉस में जो भी सम आ रहा है θ1 प्लस θ2 बाई 2 प्लस वाई बाई बी साइन में आ रहा है θ1 प्लस θ2 बाई 2 इक्वल टू डिफरेंस 90 बाई 2 45। अरे समझ में आ रहा है सब लोगों को? तो ये जो कॉर्ड आई, ये कॉर्ड इसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए। कंपेयर करेंगे, वहां से कॉस और साइन की वैल्यू मिलेगी और उससे अपन θ1 θ2 को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपने कंपेयर किया तो देखो इसका कोफिशिएंट ये वाला आया, क्या आया कोफिशिएंट, cos θ1 प्लस θ2 बाई 2 अपॉन में a आया और अपॉन में यहाँ से p आ रहा है इक्वल टू साइन के अंदर क्या आया θ1 प्लस θ2 बाई 2 अपॉन में क्या आया b और अपॉन में क्या आ रहा है q आ रहा है इक्वल टू यहाँ से क्या आ रहा है 1/√2 आ रहा है और अपॉन में क्या आ रहा है माइनस का r, क्योंकि ये भी इक्वल टू में है तो इसको भी अपन इक्वल टू में ही लेंगे, तो r आएगा विद माइनस साइन। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, आपको जो कॉस में जो भी एंगल आ रहा है उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस का AP/√2r, और साइन में जो एंगल आ रहा है उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस का BQ/√2r। अब आप क्या बोलोगे कि अगर कॉस और साइन में दोनों में सेम एंगल आ रहा है, θ1 θ2 को एलिमिनेट करना है तो इन दोनों को अपन स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। बोलिए मेरी बात क्लियर है? यस सर। तो अपन बोलेंगे कि भाई AP/√2r का होल स्क्वायर प्लस BQ/√2r का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। बस, क्योंकि इनका स्क्वायर 1 हो जाएगा इधर और वो अपना जो रिलेशन दिया है वही रिलेशन अपने पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन कॉर्ड की क्वेश्चन पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। लिख लीजिए अगर लिखना है तो।
सर आपने कोएफिशिएंट के साथ क्या किया अभी? बेटा कोफिशिएंट मैंने कंपेयर कर दी। ये जो कॉर्ड की इक्वेशन आई अपने थीटा 1 थीटा 2 के रेस्पेक्ट में, ये वही वाली कॉर्ड होगी ना, सेम कॉर्ड होगी, तो ये दोनों आइडेंटिकल होंगे ना, ये दोनों आइडेंटिकल। तो इसका x का कोफिशिएंट अपॉन में इसका x का कोफिशिएंट, इसका x का कोफिशिएंट ये वाला था, और अपॉन में इसका p आएगा, तो अपॉन में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों आपस में। हाँ सर ठीक और है। इसका y का कोफिशिएंट अपॉन इसका y का कोफिशिएंट, इसका कांस्टेंट टर्म और इसका कांस्टेंट टर्म, वो कंपेयर कर दिया मैंने। चलेगा भाई सबको? आगे बढ़े। हाँ सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब हम आ रहे हैं वो जो कंडीशन और टेंजेंसी वाले क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द लाइन, दिस लाइन विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिप्स। ये लाइन इस एलिप्स पे टेंजेंट है कि नहीं, आपको चेक करना है, सीकेंट है क्या है। तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे कंडीशन टेंजेंसी। तो कंडीशन टेंजेंसी चेक करने के लिए एलिप्स होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, x² + y² + b² = 1, और लाइन होनी चाहिए y बराबर mx + c के फॉर्मेट में। तो ये अपन चेक करेंगे। तो अगर आपको बोला कि इस लाइन का इस इलिप्स के रेस्पेक्ट में चेक करना है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, तो अगर अपन बात करें इसमें, तो इसमें अगर अपन बात करेंगे तो क्या करेंगे आप इसके अंदर, तो इसको पहले आप लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कि क्या आएगा, x² 2 का मतलब अपॉन में हाफ आ जाएगा, y² के अपॉन में 1/3 आ जाएगा इक्वल टू 1, x² a² + y² b² इक्वल टू 1। और लाइन है आपके पास y बराबर mx + c, 1 × x + c। तो बस आपको ये c की वैल्यू पता है, m की वैल्यू पता है, a पता है, b पता है, आपको कंडीशन भी पता है। तो आप सिंपल सा क्या बोलोगे, c² = a² m² + b²। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन को चेक कर लीजिए, ठीक है। तो देखो c का मतलब क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, c की वैल्यू यही है, तो ये आ गया 5/6। अब चेक कर लेते हैं इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो a² का मतलब हो जाएगा हाफ, इंटू m² का मतलब 1, b² का मतलब 1/3, तो ये आ रहा है 1/2 + 1/3। अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 5/6 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा अपना, ये लाइन जो है इलिप्स पे टेंजेंट हो जाएगी। इस तरह अपन चेक कर सकते हैं फॉर द स्टैंडर्ड इलिप्स। चलेगा सबको तरीका? हाँ सर। चलिए आगे बढ़े। अगला जो क्वेश्चन है वो ये दिया है, ए स्टैंडर्ड इलिप्स पासेस थ्रू द पॉइंट 4, -1। एक स्टैंडर्ड इलिप्स है जो कि 4, -1 से पास कर रहा है। इसमें भी अपन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का यूज देख रहे हैं। बेसिकली आपको बोला जा रहा है कि दिस लाइन इज टेंजेंट, वो लाइन इलिप्स पे टेंजेंट है। तो आपको बताना है इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स की इक्वेशन क्या होगी। तो करना क्या है, इसमें आपको इलिप्स की इक्वेशन अज्यूम करनी है, वही x² + a² + y² / b² = 1। अब अपन को a और b फाइंड करना है, तो कितने वेरिएबल है अपने पास, 2 वेरिएबल। तो अपने को चाहिए 2 इक्वेशन। 2 इक्वेशन के लिए अपन को 2 डेटा चाहिए। तो एक डेटा दिया है कि इससे पास कर रहा है, इससे पास करा देंगे, और दूसरा डेटा क्या है, ये लाइन टेंजेंट है, ये लाइन टेंजेंट है, तो अप्लाई कर देंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। वहां से भी एक a और b में रिलेशन आएगा, उनको सॉल्व कर देंगे। ट्राई कर सकते हैं क्या एक बार? हाँ सर। तरीका समझ में आया सब लोगों को? तो ये मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, मेंस लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इजीली। तो इलिप्स की क्वेश्चन अज्यूम करके इसको सिंपलीफाई करिए, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी सब लोग ट्राई कर रहे हैं। आपने इलिप्स की क्वेश्चन क्या अज्यूम कर ली, मैं भी ट्राई करता हूँ इसको, आप भी चेक कर लीजिए। सिंपल सी बस कैलकुलेशन करनी है आपको। इलिप्स आपने मान लिया x² / a² + y² / b² = 1। ये आपने इलिप्स की क्वेश्चन अज्यूम कर ली। अब 4, सेटिस्फाई कराया, तो 16/a² + 1/b² = 1, दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन।
दूसरा अपन कंडीशन लगाएंगे कि ये लाइन टेंजेंट है, तो पहले इस लाइन को अपन y बराबर mx प्लस c के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो 4y इक्वल्स टू माइनस का x प्लस का 10, तो y बराबर आएगा माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस 10/4 का मतलब हो जाएगा 5/2। ठीक है, 10/4 का मतलब हो जाएगा 5/2। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से m की वैल्यू आ गई -1/4 और c की वैल्यू आ गई 5/2। क्लियर है मेरी बात? तो अब अपन कंडीशन लगा सकते हैं, a और b तो अननोन है ही है अपने पास, तो c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो c स्क्वायर आ जाएगा 25/4 इक्वल टू a स्क्वायर इंटू m स्क्वायर हो जाएगा 1/16 प्लस का b स्क्वायर। आई होप सबको क्लियर है। अपन ने लगाया कंडीशन टेंजेंसी और एक ही लगाया कंडीशन, इन दोनों को सॉल्व करना है आपस में। इसको मैंने 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर, इसका भी अपन ने एलसीएम ले लिया, तो 16b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करना है, तो यहाँ से अपन किसी भी एक टर्म की वैल्यू को पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे वहाँ से। तो अगर कैलकुलेशन अपन करें तो देखो अपन ऐसा करते हैं, यहाँ से अपन a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 100 माइनस 16b स्क्वायर। तो देखो ये तो सेम ही आ रहा है, a स्क्वायर प्लस 100b स्क्वायर कितना है, a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर कितना है 100 है, तो ये तो 100 आ गया इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। तो a स्क्वायर की जगह पुट कर दिया 100 माइनस 16b स्क्वायर और इनटू में एक्स्ट्रा b स्क्वायर, a स्क्वायर को भी b के टर्म में पुट कर दिया, तो सेम वेरिएबल में आ गया। b स्क्वायर को मान लेंगे t, तो यहाँ से b की दो वैल्यू आ जाएंगी, जितनी भी वैल्यू पॉसिबल है। तो 100 b स्क्वायर को t माना है, तो t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100t और 16t स्क्वायर, तो 16t स्क्वायर इधर आया माइनस का 100t आया प्लस का 100 आया, तो 2 से डिवाइड कर देंगे 8t स्क्वायर माइनस 50t। 2 से नहीं, इसको तो अपन डिवाइड कर सकते हैं किससे, इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं 4 से, 4t स्क्वायर माइनस 25t प्लस का 25 इक्वल टू 0, ऐसा हो जाएगा। यहाँ से अपन t की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, चलेगा सबको तरीका। t की वैल्यू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 4 जा 6, 4 4 जा 25, 100 इंटू 4 400 डिवाइड बाई 2 8, तो ये आ रहा है 25 प्लस माइनस 625 माइनस 40 करेंगे अगर अपन, तो ये हो जाएगा 225, 225 का रूट हो जाएगा 15/8। तो आप ऐसा ऑब्जर्व करेंगे तो t का मतलब क्या है, t का मतलब है b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की दो वैल्यू आ रही है, प्लस साइन लिया 40/8 5 और माइनस साइन लिया तो 10/8 दैट इज 5/4। तो b स्क्वायर की दो वैल्यू आ रही है अपने पास 5 और 5/4, और b स्क्वायर को पुट करके अपन a स्क्वायर की दो वैल्यू आ जाएंगी। इसका मतलब इस गिवन कंडीशन को दो एलिप्स सेटिस्फाई करेंगे, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। आई होप मेरा तरीका सबको क्लियर है। हाँ सर। किसी को कोई भी डाउट आता है, कोई भी लेवल में डाउट है, लेवल से ज़्यादा हो गया है, टफ क्वेश्चन है, थोड़ा और बता दीजिए, कोई थियरी में डाउट है, कुछ भी बीच में डाउट आ रहा है तो आप बिंदास होकर पूछ लेना, मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब तो सॉल्व कर ही लेंगे ना भाई, अब तो बस बी ए और बी का वैल्यू तो पुट करना है। तो बी आ चुका है, एक बार बी स्क्वायर को 5 पुट करेंगे, करस्पॉन्डिंग ये भी निकाल लेंगे, दो आंसर आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। तो प्रॉपर्टी बेस्ड कौन सी प्रॉपर्टी, किसी भी पॉइंट का दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम 2a होता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसको ट्राई करेंगे आप लोग, अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल है, ट्रिकी क्वेश्चन है, छोटा सा है, मतलब ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। आपको बोला है एन एलिप्स इज डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग एन एंडलेस स्ट्रिंग। अगर एक स्ट्रिंग से अपन को एलिप्स बनाना है, दो, उसको कैसे बनाते हैं अपन, अगर अपन को कंस्ट्रक्शन करना है एलिप्स का, तो एलिप्स का कंस्ट्रक्शन भी पॉसिबल है कि अपने पास ये दो फिक्स पॉइंट है, इसके बीच में कोई स्ट्रिंग है, उसकी कुछ पर्टिकुलर लेंथ होगी, बड़ी लेंथ है, इसको अपन पूरा खींच दें, इसको अपन पूरा खींच के ऐसे पेंसिल से खींच के और ऐसा ड्रॉ कर दें, तो इसका जो पाथ बनेगा वो एलिप्टिकल बनता है। क्यों बनेगा, क्योंकि इसका दोनों पॉइंट से डिस्टेंस का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा हमेशा। फिर जितना भी मूव करेगा, ये पार्ट बढ़ेगा, ये पार्ट घटेगा, अल्टीमेटली दोनों का सम क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। और दोनों का सम फिक्स रहने का मतलब है कि वो एलिप्स होगा। क्लियर है मेरी बात। तो इसने बोला कि देखो एन एलिप्स इज डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग एन एंडलेस स्ट्रिंग पास्ड ओवर टू पिन। दो पिन से एक स्ट्रिंग पास कर रही है, मतलब ये बीच में भी स्ट्रिंग है, यहाँ से स्ट्रिंग गई है और ये ऐसे बीच में है,
इसको अपन ने खींच के ज्वाइन कर दिया तो उससे एक इलिप्स बन जाएगा। if the semi axis of ellipse are 5 and 4, मतलब ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 4 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन द पिंस। तो जो दो, अगर ये दोनों पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट है और इसको अपन ने खींच दिया इस तरह से, तो ये दो पॉइंट जो आ रहे हैं वो उसके फोकस का काम करेंगे। जो दो फिक्स पॉइंट है, जो दो पिन है, वो उससे जो डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट आ रहा है, तो वो दो पॉइंट किसका काम कर रहे हैं भाई? फोकस का काम करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है आपको? हाँ सर। अच्छा, तो अपने को देखो ए और बी पता है, अच्छी बात है। देखो ये जो डिस्टेंस होगी वो 2a ही होगी, तो ये बीच में भी स्ट्रिंग यूज हो रही है, इन दो पिन के बीच में भी स्ट्रिंग है और वो आगे जाके ऐसे ज्वाइन हो रही है, उसको अपन ने स्ट्रेच करके इलिप्स बनाया है। तो स्ट्रिंग की लेंथ पूछी है और डिस्टेंस बिटवीन पिन्स पूछा है, तो ए और बी दिया है, तो अपन पहले क्या निकाल लेंगे? सेंट्रिसिटी निकाल लेंगे। 1 - b² बाई a², 25 - 16 9/5 25, तो आ जाएगा 3/5। सेंट्रिसिटी आ गया, ए पता है, बी पता है, तो अपन बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन जो पिन्स है वो तो 2a के इक्वल है। 2 पता है, ए की वैल्यू 5 है और ई की वैल्यू 3/5 है, तो आंसर आ गया 6। और टोटल स्ट्रिंग का लेंथ कितना यूज हो रहा है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना यूज हो रहा है? तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग में देखो, एक तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा, एक ये वाला पोर्शन आ जाएगा और एक ये वाला पोर्शन भी आ जाएगा। ये तीनों पोर्शन आ जाएंगे क्योंकि ये इसके बीच में से भी स्ट्रिंग पास कर रही है, तो इन दोनों का सम तो 2a हो जाएगा। इन दोनों का सम 2a और ये जो बीच का पोर्शन दैट इज 2a। दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। क्लियर है कि नहीं मेरी बात? तो 2a कितना हो गया? 2a हो गया अपना 10 और 2a ही अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं 6, तो आंसर आ जाएगा 16। टोटल 16 लेंथ रहेगी स्ट्रिंग की जो अपन यूज कर रहे हैं। तो क्या ये प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन क्लियर है? लॉजिकल है, छोटा सा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, इस तरीके से डील कर सकते हैं। बोलिए कोई डाउट? बोलिए कोई डाउट? अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी जो क्वेश्चन है टेंजेंट की इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन पे मैं आ गया हूँ, ठीक है ना? कि टेंजेंट वाले क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे करेंगे। इसमें बोला गया है कि टेंजेंट एट पॉइंट P a cos थीटा, b sin थीटा टू दिस इलिप्स मीट्स द ऑक्सिलरी सर्किल एट 2 पॉइंट्स। मतलब अपन ने इस इलिप्स पे जो बनाया टेंजेंट, वो टेंजेंट ऑक्सिलरी सर्किल को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। इट सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द इलिप्स। तो जो कॉर्ड जो टेंजेंट कट कर रही है वो सेंटर पे 90 एंगल सबटेंड कर रही है। तो फाइंड एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इन टर्म्स ऑफ थीटा। मतलब अपन को इलिप्स की एसेंट्रिसिटी थीटा के टर्म में फाइंड आउट करनी है। तो अपन क्या करेंगे? तो देखो भाई, अपन इसमें ऐसा लॉजिक लगाएं, क्वेश्चन डायग्राम बनाने से पहले तो अपन आपको डायग्राम में क्या दिया है कि ये इलिप्स है, ये इसका ऑक्सिलरी सर्किल है। तो इलिप्स पे जो टेंजेंट आ रही है किसी पॉइंट पर, वो टेंजेंट इसको 2 पॉइंट पे कट कर रही है और ये जो 2 पॉइंट आ रहे हैं ये सेंटर पे 90 सबटेंड कर रहे हैं। तो मेरे को यहाँ से इसको कोई कंडीशन वगैरह लगा के, और ये जो पॉइंट P है वो थीटा के टर्म्स में दिया हुआ है, a cos थीटा, b sin थीटा। तो अपन को इसकी इलिप्स की एसेंट्रिसिटी निकालनी थीटा के टर्म्स में। क्या ट्राई कर सकते हैं? एक बार कैसे करेंगे? इसमें जो अपन ने 90 सबटेंड हो रहा है, वहाँ पर कौन सा कंसेप्ट यूज होगा? जहाँ पे 90 एंगल सबटेंड हो रहा है वहाँ पे यूज होगा कंसेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन। ये मैंने आपको बताया था ना, एक लाइन, एक हिंट दिया था मैंने आपको अलग से, कभी याद आ रहा सभी को? जब भी किसी कर्व को कोई लाइन कट करती है और उनको अपन ज्वाइन करते हैं सेंटर से, तो वहाँ और उस पे एंगल, मतलब उन पेयर ऑफ लाइंस की अपन को इक्वेशन निकालनी है, तो वो उस कर्व को उस लाइन की हेल्प से होमोजेनाइज करके अपन निकालते हैं। ये मैंने बताया था ना आपको, याद करो। अगर कोई कर्व को लाइन कट कर रही है और अपन ज्वाइन कर रहे हैं उसको ओरिजिन से, तो इन लाइन की जो इक्वेशन मिलेगी, पेयर ऑफ लाइन की जो इक्वेशन मिलती है, वो इस कर्व को इस लाइन की हेल्प से होमोजेनाइज करने पे मिल जाएगी। ये मैंने आपको बताया अलग से पेयर ऑफ लाइंस के अंदर। बोलो भाई। कंसेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन सुना बेटा आपने? हाँ सर। तो कंसेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन क्या था कि अगर कोई लाइन, कोई कर्व है, इसको लाइन कट कर रही है, तो अपन बोल रहे कि जो 2 पॉइंट आएंगे उनको अपन ज्वाइन कर रहे हैं ओरिजिन से, अपन को इन पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन चाहिए जो ज्वाइन करता है ओरिजिन से। तो अपन क्या करते हैं, वो कर्व को लाइन की हेल्प से होमोजेनाइज करते हैं, मतलब सबकी डिग्री सेम बनाते हैं ना, 1 बना के, और 1 की वैल्यू पुट करते हैं एक्स और वाई के टर्म्स में। लाइन की हेल्प से कर्व के अंदर अपन वैल्यू पुट करते हैं ताकि हर एक टर्म की डिग्री सेम हो जाए।
याद आ रहा है? हाँ बेटा, सर एक्सप्लेन कर दो। आपने क्या लेक्चर अटेंड किया था मेरा वाला, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था पेयर ऑफ लाइंस में कंसेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन? हाँ सर रिवाइज करना। चलो ठीक है, तो मैं इसमें अभी अप्लाई करूंगा तब आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? तो देखिए, ओके सर। आपको ये कोई पॉइंट P दिया है, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। इस पॉइंट पर मैंने बनाया कोई टेंजेंट जो कट कर रहा है इस सर्किल को दो पॉइंट पर Q और R पर। तो देखो टेंजेंट की अपन को पहले क्या करना पड़ेगा, पहले अपन को टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। वो जो इक्वेशन इन दो पॉइंटों पे कट कर रही है, उस इक्वेशन से अपन सर्किल को करेंगे होमोजेनाइज। तो उससे अपन को मिलेगी OQ और OR लाइन की इक्वेशन। तो अपन ने क्या लिखा, टेंजेंट एट P पॉइंट। टेंजेंट एट P पॉइंट क्या आएगा बताओ सर? ये स्टैंडर्ड पॉइंट है, स्टैंडर्ड एलिप्स है। तो मैंने लिखवाया था x cos थीटा बाई a, ये अपन टेंजेंट की इक्वेशन लिखी थी ना। x स्क्वायर को लिखना पड़ेगा x1 की जगह a cos थीटा, y स्क्वायर को लिखेंगे y1 की जगह b sin थीटा। तो आ जाएगा x cos थीटा बाई a, y sin थीटा बाई b इज इक्वल्स टू 1। ये अपने पास टेंजेंट की इक्वेशन आई। ये लाइन कट कर रही है सर्किल को। सर्किल की इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो अगर अपन को इस कर्व को, ये लाइन कट कर रही है दो पॉइंट पर, इनको अपन ज्वाइन कर रहे हैं ओरिजिन से, ठीक है? तो क्या बोलेंगे, इस लाइन की हेल्प से अपन इस सर्किल को क्या करेंगे, होमोजेनाइज करेंगे। देखो इस टर्म की डिग्री 2 है, ये भी 2 डिग्री का टर्म है, ये आ रहा है कांस्टेंट टर्म। तो इस पूरी इक्वेशन में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखो ये अपन यहाँ पे 1 क्रिएट करते हैं। 1 को लिखा है x के टर्म में और y के टर्म में। तो जो इक्वेशन आ रही है सर्किल की x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, उसको अपन 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 कहाँ से आएगा, जो लाइन की इक्वेशन दी रहेगी उसमें x y वाला पार्ट एक तरफ और कांस्टेंट में अपन क्रिएट करेंगे 1, उस 1 को यहाँ पुट करेंगे। तो इससे फायदा क्या होगा, x और y का टर्म का स्क्वायर करेंगे तो इस पूरे टर्म की डिग्री 2 बन जाएगी। क्लियर है बेटा मेरी बात? हाँ सर, याद आ गया ना? तो a स्क्वायर इंटू, देखो ये 2 डिग्री था, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कांस्टेंट टर्म में अगर x का टर्म आता तो उसको अपन 1 से मल्टीप्लाई करते, अकेले 1 से। अगर कांस्टेंट टर्म आ रहा तो 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, और 1 जो है वो इस पूरे की वैल्यू है अपने पास, जो कि x और y के टर्म में आ रहा है। x cos थीटा बाई a प्लस y sin थीटा बाई b का होल स्क्वायर। अब क्या है, देखो इसको जो सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर y स्क्वायर में इक्वेशन आई। अब अपने को कंडीशन लगानी 90 एंगल की। बस देखो, मैंने जो अपना जो एलिप्स का जो फंडा था ना, यूज था, वो इतना ही था कि टेंजेंट लिखो। अब आगे तो क्या है, पेयर ऑफ लाइन्स ने मिक्स कर दिया तो अपन उसको भी अप्लाई करेंगे। और इसेंट्रिसिटी निकालनी है, तो जब अपन 90 वाली कंडीशन लगाएंगे, वहां से a और b का रिलेशन मिलेगा, उस a और b को अपन इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले से यूज कर लेंगे। तो देखो क्या करेंगे, अगर ये जो पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन आई है, अगर पेयर ऑफ लाइंस के बीच का एंगल 90 होता है तो कंडीशन क्या होती है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये होता है कि नहीं होता है, बताया था मैंने आपको? अरे बोलिए भाई, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल होता है। ये अपनी कंडीशन होती है। तो देखो अगर अपन इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर निकालें तो यहाँ से दिख रहा है कोएफिशिएंट में x स्क्वायर में 1 दिख रहा है, और यहाँ से अपन ओपन करेंगे तो x का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय a स्क्वायर, और a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल माइनस का cos स्क्वायर थीटा। अपन सबको स्क्वायर भी करेंगे और फिर इसको इधर भी लेके आएंगे। तो इधर से x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 उठा लिया, इधर से x स्क्वायर आएगा, उसको इधर लेके आएंगे तो a स्क्वायर कट के क्या बचेगा, केवल cos स्क्वायर थीटा बचेगा। बोलो सही बोल रहा हूँ? प्लस ऐसे अपन देखेंगे y स्क्वायर का कोएफिशिएंट, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऐसे क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, एक तो 1 माइनस, यहाँ से इसका स्क्वायर होगा b स्क्वायर में, इसके स्क्वायर में आएगा y स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन b स्क्वायर, और वो a स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस का a स्क्वायर बाय b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। मतलब मैंने केवल फोकस किया x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन कौन से बन रहे हैं, y स्क्वायर कौन कौन से बन रहे हैं, सबको एक साइड लेके आया। तो ये बनेगा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये बनेगा y स्क्वायर का कोएफिशिएंट। बोलो क्लियर है? अब देखो, अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, अपने पास एक अलग से रिलेशन क्या है, e स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अपने को चाहिए सेंट्रिसिटी, तो यहाँ से अपन बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को पुट कर देंगे ना e के टर्म्स में। बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को मैंने e के टर्म्स में अगर पुट कर दिया तो e की वैल्यू थीटा के टर्म्स में आ जाएगी, e की वैल्यू थीटा के टर्म में आ जाएगी। सही बात है कि नहीं? तो आप क्या, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा बन गया, प्लस 1 माइनस, देखो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कितना आ रहा है, बी स्क्वायर ये आ जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर।
है ना, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ रहा है 1 माइनस ई स्क्वायर, सही है। लेकिन अपने पास दिया है यहाँ पे ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो अपन इसका उल्टा कर देंगे, तो वो साइन स्क्वायर थीटा तो है ही है, और ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1/1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगी, करेक्ट। 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन में जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा ना, जस्ट नीचे बन जाएगा। बस अब यहाँ से क्या करना है, आपको ई की वैल्यू निकालनी है, जस्ट कैलकुलेशन करनी है सिंपल सी। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखो अगर अपन ई के टर्म, ये है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो उसको इक्वल टू मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। 1 माइनस ई स्क्वायर को ऊपर ले आएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या मैं ई की वैल्यू निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ, बताइए। इसको मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ भाई। तो देखो यहाँ से अपने पास आया 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, वो आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो माइनस करेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कट के 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये अपना आंसर आ जाएगा। आई होप सबको क्लियर तरीका। मैंने टेंजेंट की क्वेश्चन को यूज किया और मैंने पेयर ऑफ लाइन का कंसेप्ट यूज किया थोड़ा बहुत। चलेगा भाई सबको। सर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर वाला कौन सा रूल था ये बेटा था, जब भी अगर क्या होता है, जब भी अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, जो जनरल इक्वेशन आती है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, अगर दो लाइन 90 पर हैं तो ए प्लस बी 0 आता है, और ये क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। ये 90 डिग्री की कंडीशन है पेयर ऑफ लाइंस के बीच का। अच्छा ओके सर। कोई डाउट भाई इसमें किसी को? नो सर। चलिए आगे बढ़ू मैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब अपन क्वेश्चन कर रहे हैं कॉमन टेंजेंट का। तो कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है कि अगर आपको एक पैराबोला दिया है और एक एलिप्स दिया है, तो एलिप्स और पैराबोला में आपको कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो तरीका क्या रहेगा, जैसे कि मैंने आपको पैराबोला में भी क्वेश्चन करवाए थे कि दो पैराबोला में कॉमन टेंजेंट, पैराबोला और सर्किल में कॉमन टेंजेंट। तो अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, दोनों के लिए स्लोप फॉर्म में सेम स्लोप पर टेंजेंट मान लो, क्योंकि टेंजेंट तो कॉमन है, और दोनों को कंपेयर कर दो, तो वहां से अपन को स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी। सही बात है कि नहीं? ये मैंने कराया आपको क्वेश्चन पैराबोला के अंदर ऐसा। अरे हाँ भाई कराया सबको मैंने। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4√2x है और एक लाइन ये है। तो इस पैराबोला की जो इक्वेशन आएगी, ये जो पैराबोला है स्टैंडर्ड पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू √2 हो जाएगी। तो कॉमन टेंजेंट चाहिए दोनों कर्व पे, तो देखो इसको भी अपन लिख लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, 6 से डिवाइड कर देंगे, x² 2 y² 3 इक्वल टू 1। तो एलिप्स दिया है, पैराबोला दिया है, आपको चाहिए कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन। तो क्या करेंगे, इस पर जो कॉमन टेंजेंट होगी स्लोप फॉर्म में y बराबर mx प्लस a बाई एम, ए की वैल्यू √2 हो गई अपॉन m। बोलिए क्लियर है सब लोगों को? पैराबोला पर टेंजेंट की इक्वेशन ये वाली आ जाएगी। मैं दोनों पे क्या लिख रहा हूँ, सेम स्लोप पे टेंजेंट लिख रहा हूँ। और इस वाले पे क्या आ जाएगी, y बराबर mx प्लस माइनस अंडर रूट। देखो इसमें a बड़ा हो या b बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है टेंजेंट की इक्वेशन में, वो तो सेम ही रहेगा फॉर्मेट, a² m² प्लस b²। तो a² का मतलब 2, m² प्लस b² का मतलब 3। तो अगर ये दोनों टेंजेंट कॉमन है तो ये बाकी पोर्शन सेम है, तो कांस्टेंट वाले पार्ट को इक्वेट कर देंगे, दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। तो आपने इक्वेट कर दिया, तो √2/m इज इक्वल्स टू √2m² प्लस 3 स्क्वायर कर देंगे, 2/m² इक्वल्स टू 2m² प्लस 3। m² को थोड़ी देर के लिए क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। m² को t मान के मल्टीप्लाई करेंगे, वहां से जितनी वैल्यू आएंगी उतनी ही कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है। तो t माना तो 2 इज इक्वल्स टू t से मल्टीप्लाई करेंगे, t इंटू टी, 2t² 3 इंटू टी 3t, तो आ जाएगा 2t² प्लस 3t
माइनस का 2 इक्वल टू 0, ये अपने पास आ गई। फैक्टर वैक्टर कर लेंगे भाई सब लोग। तो प्लस का 4t माइनस का t माइनस का 2 इक्वल टू 0, 2t कॉमन आया तो t प्लस 2 माइनस का t प्लस 2 कॉमन आया, तो यहाँ से आ जाएगा 2t माइनस का 1 और t प्लस 2 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू आ गई हाफ और माइनस का 2, t की वैल्यू आ गई हाफ और माइनस 2। तो t का मतलब क्या है, t का मतलब है m स्क्वायर। तो m स्क्वायर हाफ पॉसिबल है, माइनस 2 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो m की बेसिकली m की कितनी वैल्यू आई है, m की दो वैल्यू आई है, m बराबर प्लस 1/√2 और m इक्वल्स टू माइनस 1/√2। तो अगर देखा जाए तो कितनी कॉमन टेंजेंट मिलने वाली है अपन को, हमको दो कॉमन टेंजेंट मिलेंगी। एक बार 1/√2 पुट करेंगे इसके अंदर, एक बार पुट करेंगे माइनस 1/√2। हम जो भी डेटा है उसको इसके अंदर पुट करेंगे, इसके अंदर पुट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें पुट करोगे तो 1/√2 पुट करने पर प्लस माइनस से 2 आंसर आएंगे, फिर माइनस 1/√2 पुट करने पर प्लस माइनस से 2 और आंसर आएंगे। टोटल कितने आंसर आ गए, 4 आंसर आ गए, जबकि इसमें 2 ही आ रहे हैं। और अपने को तो कॉमन से मतलब है ना, तो कॉमन कौन सा लेंगे, जो इसमें आएगा, सीधी सी बात है। तो जो उसके 4 है उसमें 2 कॉमन मिल ही जाएंगे। तो जो अगर इसमें प्लस माइनस आ रहा है, इसमें प्लस माइनस नहीं आ रहा है, केवल एक ही टेंजेंट पॉसिबल है, तो जो इससे आंसर मिल रहा है वो ही लेना है अपन को, सारे नहीं लेना है। इसमें एक्स्ट्रा आंसर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये सेम स्लोप पर डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट दोनों को दोनों को ये काउंट कर रहा है, जबकि ये पैराबोला में डायमीटर के फॉर्म में कोई होती नहीं है, केवल एक ही पॉसिबल है। तो अपन क्या बोलेंगे कि जो भी कितनी कॉमन टेंजेंट मिलेंगी, इनको पुट करने पर 2 कॉमन टेंजेंट अपन को मिल जाएंगी, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। समझ में आएगा रहेगा? हाँ सर। तो कॉमन टेंजेंट वाले क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस जो भी स्टैंडर्ड कर्व दिए जाएंगे आपको, उसमें आपको बस स्लो फॉर्म में यूज कर लेना है बस। चलेगा भाई सबको? चलेगा भाई? क्लियर है? कोई दिक्कत? नो सर। लिख रहे हैं इसको अभी? लिख लिया सर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है पेयर ऑफ टेंजेंट का क्वेश्चन। अब जो अपने आगे के जो कॉमन फंडे हैं, जो कि सर्कल में पैराबोला में कॉमन था कि पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, SS1 बराबर t स्क्वायर होती है, वो सेम रहेगा फंडा। या फिर है ना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन t बराबर 0 होती है, कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया है तो t बराबर S1 इक्वेशन होती है, वो सब तो सेम ही रहना है। तो उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है कि सिंपली अपन अप्लाई कर लेते हैं। उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, लोकस वाले क्वेश्चन भी आते हैं, वो सब अपन को डील करना है। तो अपन देख लेते हैं 1 बाय 1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस एलिप्स फ्रॉम 1,2। 1,2 से इस एलिप्स पर पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन। तो आप बोलोगे भाई पेयर ऑफ टेंजेंट तो क्या होता है, SS1 बराबर t स्क्वायर होता है। तो 1,2 के रेस्पेक्ट में इस एलिप्स पर आप S का वैल्यू, S1 का वैल्यू, t का वैल्यू को पुट कर दीजिए। वो तो फॉर्मेट तो पता ही है ना सबका यार। तो 1,2 एलिप्स को अपन ऐसा कैसा रहने देते हैं ना, 3x स्क्वायर, मतलब s का क्या मान लेते हैं, जरूरी नहीं है कि उसको अपन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखें, ऐसा कैसा रहने दे सकते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस का 5, ये अपना ऐसा हो गया। फिर जो s यहाँ पे यूज करेंगे उसी s पर क्या लिखना है, टेंजेंट का फॉर्मेट लिखना होता है। तो s का मतलब हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 5 इंटू में आएगा S1। तो S1 का मतलब क्या आ जाएगा, S1 का मतलब हो जाएगा अपने पास 1,2 को पुट करने पर जो वैल्यू आएगी, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस का 5 इक्वल टू t का स्क्वायर। तो t का स्क्वायर का मतलब है कि इस पॉइंट पर इस एलिप्स के रेस्पेक्ट में टेंजेंट की इक्वेशन। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? बोलिए भाई। तो 1,2 के रेस्पेक्ट में इस पर टेंजेंट के अगर इक्वेशन लिखें तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर को लिखेंगे x1, तो x इंटू 1, 2 इंटू वाई स्क्वायर को लिखेंगे y1, y इंटू 2 माइनस का 5 का होल स्क्वायर। ये आ गया t वाला पोर्शन। 1,2 के रेस्पेक्ट में t का वैल्यू मतलब टेंजेंट वाले फॉर्मेट की इक्वेशन। S1 का मतलब उस पॉइंट को पुट करने पर जो वैल्यू आएगी, दैट इज S1, और ये S। तो सॉल्व कर देंगे तो अपने को जो इक्वेशन मिलेगी वो अपने को पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। क्या मेरा तरीका समझ में आया आपको? Yes. अब यहाँ से जो अपने को इक्वेशन मिलेगी, अपने को क्या पूछा है, एंगल बिटवीन देम। अगर एंगल बिटवीन देम पूछा है तो इसको आप ओपन करके जनरल फॉर्म में लिखिए और पेयर ऑफ लाइन के बीच का एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कर लेते हैं, देखो 2 का स्क्वायर 4 2 8, 8 और 3 11, 11 माइनस 5 6, तो 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस का 5 इक्वल टू ये आ रहा है 3x प्लस 4y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये आ रहा है 3x प्लस 4y माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको आप ओपन करेंगे और पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 इंटू 18x स्क्वायर
प्लस 12y² माइनस का 30, इसको ओपन करेंगे तो 9x², मतलब बहुत सारे टर्म्स आएंगे, 9x² प्लस 16y² प्लस 25, 2ab का टर्म करेंगे तो 24xy माइनस का 40y प्लस का 24 प्लस का 30 माइनस का 30x, कुछ इस टाइप से टर्म्स आएंगे आपके पास। तो जो भी टर्म आएगा वो इस फॉर्मेट की क्वेश्चन आएगी ना, x² का टर्म आएगा एक, तो एक अपने पास xy का टर्म आएगा, एक अपने पास y² का टर्म आएगा, और x का टर्म, बाकी टर्म जो भी आएंगे उससे मतलब नहीं है, हमें केवल एंगल निकालने के लिए a की वैल्यू, h की वैल्यू और b की वैल्यू से मतलब होता है। ax² प्लस 2hxy प्लस by², हमें केवल उस फॉर्मेट से मतलब है, बाकी जो 2gx का टर्म, 2fy का टर्म और c का टर्म जो आता है वो एंगल में इन्वॉल्व नहीं होता है। अगर हम देखें x² का टर्म 18 माइनस 9 आ जाएगा, xy का टर्म अगर आप देखो तो माइनस का 24xy आ रहा है, यहाँ पे अपन लिख देते हैं माइनस का 24xy, और अगर अपन देखें y² 12 माइनस 16 माइनस का 4 आ रहा है। तो अपन को a पता है, a की वैल्यू 9 है, 2h की वैल्यू, ये जो xy का जो कोएफिशिएंट होता है वो होता है 2h की वैल्यू माइनस 24 है, तो अपना h हो गया माइनस का 12, और b की वैल्यू है माइनस का 4। तो a पता है, h पता है, b पता है, तो एंगल बिटवीन लाइंस, बेसिकली एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 टाइम्स अंडर रूट h² माइनस का ab डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है। तो a, b और h का वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको उनके बीच का एंगल मिल जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? यस सर। लिख लीजिए इसको।